एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस्टर जू कई सारे लोगों को हमारे जिनयांग को पकड़ने के लिए लेकर आ गया होता है। और जिनयांग के दोनों तरफ वही सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो कि उसे यहाँ पर छोड़ने के लिए आए हुए हैं प्रिंस कांग के ऑर्डर पर। और तभी वे अपना टोकन निकालते हुए उन सभी से कहने लगता है कि हम लोग प्रिंस कांग के ऑर्डर पर हमारे डॉक्टर के डिसिपल को यानी कि उसके स्टूडेंट को उसे घर पर छोड़ने के लिए आए हुए हैं। तो आखिरकार तुमने यहाँ का दरवाजा क्यों रोक कर रखा हुआ है? ये बात जानने के बाद सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कौन से डॉक्टर का स्टूडेंट बन चुका है। मैं तो इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना, लेकिन हम इस तरीके से हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि जो प्रिंस कांग है वो काफी ज्यादा बिग शॉट है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो जिनयांग है उसका बैकग्राउंड वाकई में बहुत ज्यादा तगड़ा है। ये बात सुनने के बाद उसके पसीने छूटने लगते हैं मिस्टर जू के और उस पर इल्जाम लगाते उसे मारने के लिए उससे कहने लगता है कि मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार तुम किसके स्टूडेंट हो, लेकिन तुम एक बात का ख्याल रखना कि तुम हमेशा हॉलैंड रेंज के स्टूडेंट ही रहे हो। और एक बात का ख्याल रखो कि जो प्रिंस कांग है उसे हमारे हॉलैंड रेंज के मैटर में उंगली अड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो बाकी के सभी मेंबर से अनाउंस कर देता है कि हमारे जो ओनर है इस हॉल के, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो भी जिनयांग को यहाँ पर टपकाएगा उसे रिवॉर्ड के तौर पर काफी सारा माल पानी मिलेगा। ये बात सुनने के बाद उसके सिक्योरिटी गार्ड उससे उनको रोकते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो उस पर अटैक करने के लिए जा रहा है। और तभी दोनों के दोनों टीम मेंबर्स आपस में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वहां पर हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तभी सभी के सभी लोग उसको देखकर झुक जाते हैं और मिस्टर जू से देखने के बाद घबराते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं इसको बास्टर्ड को पहले ही मारना चाहता था ओनर के नाम पर, लेकिन जो प्रिंस कांग के जो लड़के लोग हैं सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने हमें यहाँ पर मारने से उसे रोक दिया, जिससे कि यह समय बहुत ज्यादा लेट हो गया और ओनर यहाँ पर खुद आ चुके हैं। तभी मिस्टर फेंग वहां आने के बाद मिस्टर जू से कहने लगते हैं कि मिस्टर जू लॉन्ग जियो, मैंने तुमसे तो पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें कोस्ट डार्क मंकी इसके हार्ट को सेल करने वाला जो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन मैंने तुमने सौंपी थी, अगर तुम्हें उसमें कोई रिजल्ट मिलता है तो तुम डायरेक्टली मुझे आकर बताओगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर अलग ही कांड करने में लगी हुई हो। और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैं प्रिंस कांग के साथ तुम फाइट कर रहे हो वो भी अपनी इच्छा से। और तभी मिस्टर जू अपने घुटनों पर झुक जाता है और उससे माफी मांगते उससे कहने लगता है कि मैं इंसाफ जल्द से जल्द करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं दिखाई और इसलिए मैं यहाँ पर कई सारे गार्ड्स को इस गद्दार को पकड़ने के लिए लेकर आ गया, वो भी आपका नाम इस्तेमाल कर। और तो और इतना ही नहीं, मैंने इस गद्दार यानी कि इस चोर को ढूंढ लिया है जो कि हमारे गोस्ट डार्क मंकीज के हार्ट को सीक्रेटली बेचने में लगा हुआ था। और बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं क्वीन जिनयांग है। और तो और ये स्टार हॉल का स्टूडेंट हुआ करता था एक पहले, और जब वह हमारे यहाँ पर काम किया करता था, हमारे यहाँ का स्टूडेंट था, तब यह एक बार गोस्ट डार्क केव में गया था और उसी वक्त से इसके मन में लालच आ गया और गोस्ट डार्क मंकीज के हार्ट को कवर्ट करने लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं जो क्वीन जिनयांग है वो मार्शल आर्टिस्ट में इतना ज्यादा खास भी नहीं है, सो इसने 4 स्वॉर्डमैन के साथ मिलकर और लू शियोंग के साथ मिलकर ये कांड को अंजाम दिया। और ये सभी के सभी मिलकर उनमें से 4 जो 4 स्वॉर्डमैन्स हैं उन्होंने उन डार्क कोस्ट मंकीज को मारा। उसको मारने के बाद उसके हार्ट को कलेक्ट कर लिया और उनको कलेक्ट करने के बाद जो मिस्टर लू है और क्वीन जिनयांग है वो दोनों के दोनों मिलकर उनको बेच दिया करते थे, वो भी ब्राइट क्लाउड सेक्ट को। और जो मैं आपसे जो भी कहने में लगा हुआ उसका मेरे पास पुख्ता सबूत है और ये सारी की सारी जो सिचुएशन है वो मिस्टर लू ने यहाँ पर लिख के दी है मुझे मरने से पहले। और इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि इसने साथ में मिलकर क्वीन जिनयांग के ये सब कांड को अंजाम दिया था जिसे बदला नहीं जा सकता। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि जरा देखो तो अपने आप को बचाने के लिए झूठे झूठे सबूत भी लेकर आ चुके हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर लू ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। इस तरीके का व्यवहार देखने के बाद मिस्टर जू काफी तक गुस्से होते हैं, उससे कहने लगते कि तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे सामने इस तरीके से बात करने की। तभी वहाँ का ओनर उससे कहने लगता है कि प्रिंस कांग मेंशन के जो गार्ड्स हैं उन्होंने आप लोगों ने यहाँ की सिचुएशन सुनी ली होगी। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे जहाँ का गोस्ट डार्क मंकीज के जो हार्ट्स हैं वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं, तो हमें क्वीन जिनयांग को इंटरोगेशन के लिए यहाँ से जल्द से जल्द ले जाना होगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर इसने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया है तो ये बिल्कुल भी सुरक्षित वापस लौट कर आ जाएगा। और अगर इसने वाकई में उन हार्ट्स को सेल किया है या फिर बेचा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रिंस कांग है वो इस सिचुएशन को समझेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। यह बात सुनने के बाद ये मिस्टर जू काफी खुश होने लगता है और उससे कहने लगता है कि एक बार ये पेनल्टी हॉल में घुस जाएगा तो इसे बचाने वाला कोई भी पैदा नहीं हो सकता। और सारे की सारी घटना को जिनयांग सुनने में लगा हुआ होता है और जोरों जोर से हंसना चालू कर देता है। इसको हंसते देखते हुए वो मिस्टर जू से कहने लगता है
आखिरकार तुम इतने जोरों से क्यों हंसने में लगे हो? जू लॉन्ग जी, तुमने स्टोरी तो काफी ज्यादा बढ़िया बनाई है, लेकिन तुम्हारी जो स्टोरी है उसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तुमने मिस कर दिया। अगर मुझे वाकई में उन हार्ट्स को सेल करना होता तो मुझे उन फोर्स स्वर्ड्समैन के साथ मिलकर काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस काम को तो मैं अकेले ही अंजाम दे सकता हूँ। और उस गेम में जितने भी डार्क मंकीज हैं मैं उनको अकेले मार सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनका सहारा लूंगा? ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग शौक से भर जाते हैं। ये बात सुनने के बाद सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जू लॉन्ग जियो को, जो कि कहने लगता है कि क्वीन जिनियाक, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और उन मंकीज को मारना इतना ज्यादा आसान है? तभी जिनियांग उससे कहने लगता है कि चलो फिर से ट्राई कर लेते हैं, पता चल जाएगा। और वो सभी के सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और तभी ओनर उससे कहने लगता है कि जिनियांग, तुम्हें सभी के सभी गोस्ट डार्क मंकीज को उस केव के अंदर मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम 5 से ज्यादा मार देते हो और सुरक्षित बाहर आ जाते हो तो इससे साबित हो जाएगा कि तुमने उन लोगों के साथ मिलकर कांड नहीं किया है। लेकिन फिर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम अंदर ही मारे जाओगे और तुम्हें सजा मिलेगी। तभी जिनियान एक्सरसाइज करता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं कहने में लगा हुआ हूँ मैं उतना ही अच्छा हूँ, और अगर मैं वाकई में किसी को मारने में नाकामयाब रहा तो तुम जैसे चाहो मुझे पनिश कर सकते हो। तभी जू लॉन्ग जी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इतना सोचा था ये उतने ज्यादा ही एरोगेंट है। इसे वाकई में लगता है कि ये उन डार्क मंकीज को अकेले मार सकता है। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो जिंदा लौट कर आता है तो उसे सजा मिलेगी, नहीं लौट कर आता है तो मेरा ही फायदा उसमें। तभी जिनियांग मन में सोचते हुए कहने लगता है अंदर जाते हुए कि मैं जब पिछली बार यहाँ पर आया था तो जल्दबाजी में जहाज से निकल गया था और पूरी जगह को मैंने क्लीन नहीं किया था। तो आज जितने भी डार्क मंकीज मेरे सामने आएंगे पूरी तरीके से मैं उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा, और जो मेरे पास 95 पोटेंशियल पॉइंट है उससे मैं अपनी रूट बोन को इम्प्रूव करूंगा। और तभी सिस्टम उसके सभी के सभी पॉइंट्स को इस्तेमाल कर लेता है और अपने रूट बोन की पावर को बढ़ा लेता है जिनिया। और सिस्टम बताने लगता है कि तुम्हें और ज्यादा अगर अपग्रेड करना है तो तुम्हें अपने आप को रैंक 3 पर पहुंचाना होगा। ये जानने के बाद वे काफी खुश होता है और कहने लगता है कि व्हाइट जेड लेवल तक पहुंचने की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी तरीके से बदल चुकी है और अब मुझे मार्शल आर्ट सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे बस अपनी रैंक को बढ़ाना है। और तो और इन मंकीज से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, और मेरी जो गोल्डन ब्रांच लेवल की जो रूट बोन है उतना ही काफी है इनसे निपटने के लिए। और जब उसी की फाइट चल रही होती तभी हमें किसी और बंदे को दिखाया जाता है जिसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है और कह रहा होता है कि मैं सुरक्षित हूँ, और जिसका हाथ पकड़ा हुआ होता है उसकी तरफ देखता है तो पता चलता है कि उसके पास सिर्फ उसका हाथ ही बचता है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। इसको देखकर उसकी डर के फट जाती है और जोड़ों से चिल्लाते हुए वहां से दूर हो जाता है। लेकिन जब वह ऐसे चिल्ला रहा होता है तभी डार्क मंकीज होते हैं वो उसको देख लेते हैं, जिसको देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण, और अपनी जान बचाकर वहां से भागना चालू कर देता है फुल स्पीड में। तभी सिस्टम बताने लगता है उस हमारे जिनियांग को, तुमने डार्क कोस्ट मंकीज को मारना चालू कर दिया है, तो मैं पोटेंशियल पॉइंट तुम्हारे मिलने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ वो बंदा अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है और जिनियांग बिना किसी के परेशानी के अपनी मिशन को कंप्लीट कर रहा है। और जब वे उस बंदे को बचते हुए अपनी तरफ भागते हुए देखता है तो कहने लगता है कि तुम उन फोर्थ स्वॉर्डमैन से बचे हुए एक बंदे नहीं हो क्या? तुम आखिरकार यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो? तभी वो बंदा डायरेक्टली जिनियांग के पैर पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि सर आप वाकई में मेरी किस्मत बचाने मतलब मुझे बचाने वाले बेनिफैक्टर हो, आप मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए हो, प्लीज मुझे इस जगह से निकाल दो, इस नरक से। और जब इस तरीके से जिनियांग उसे पैर पकड़ते हुए देखता है तो उससे कहने लगता है कि तुम जल्द से जल्द मेरे से दूर हो जाओ, बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है ये। और उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है, यहाँ तक कि मुझे पता है तुम्हारे पास ऑलरेडी उन डार्क गोस्ट मंकी से निपटने की टेक्निक तुम्हारे पास मौजूद है, तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो, और इन कुछ मंकीज के द्वारा तुम्हारा पीछा क्यों किया जा रहा है? तभी वो बताने लगता है कि जितने भी मंकीज है वो सभी के सभी इन्फॉर्मर्स हैं। और तभी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और दोनों के दोनों उसको देखकर डर जाते हैं सुनकर, और वो बंदा वाकई से अपना सर पकड़कर जमीन में दे देकर रोना चालू कर देता है और उससे क्या लगता है कि उस बंदे ने हमें ढूंढ लिया है, वो हमारे मारने के लिए हमारे पास आ रहा है। तभी जिनियांग उससे पूछ लगता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन आ रहा है हमें मारने के लिए? और तभी वो बताने लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैं बहुत बड़ा गोस्ट डार्क मंकी है और इसे मंकी किंग के नाम से भी जाना जाता है। तभी वहां पर हमें बहुत बड़ा गोरिल्ले को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और उसकी फाइट के बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर बिंग बिंग और वैन कुंग को दिखाया जाता है। बिंग वैन कुंग से कहने में लगी हुई होती है कि जो जू लॉन्ग जी है उन्होंने अपने कुछ गार्ड्स को ले जाकर क्वीन जिनियांग को पकड़ने के लिए गया हुआ है, और ये भी बताया है कि लू शियुकिंग के साथ जो मिलकर डार्क मतलब गोस्ट मंकीज के हार्ट को बेचने में लगा हुआ था वो क्वीन जिनियांग है, उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है वो बंदा। तभी वैन किंग सुनकर सरप्राइज होती है और उससे कहने लगती है कि जिनियांग लेकिन कैसे हो सकता है, ये तो सारी की सारी घटना लू शियुकिंग ने की थी, और इतना ही नहीं बल्कि मैं उसने झूठा इल्जाम भी लगाने की कोशिश की थी जिनियांग पर। और तभी कहने लगती है बिंग जरा एक मिनट रुको, क्या तुम्हें एक बात याद है कि हमने ब्राइट क्लाउड सेट के एक स्टूडेंट को पकड़ा था, डिसिपल को पकड़ा था, और उसने ये भी कहा था कि उस जगह को कॉन्टेक्ट करने का जो बंदा है उसका सरनेम जू है। तभी बिंग कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, उसका नाम शायद जू से स्टार्ट था। तभी वैंग कुछ तो देखकर सुनने के बाद कहने लगती है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, और तभी उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है और बिंग का हाथ पकड़कर वहां से चलने लगती है और कहने लगती है कि मिस्टर जू से जाकर हमें मिलना होगा, और जो गद्दार है वो और कोई नहीं बल्कि मैं जू लॉन्ग जी है, उसने ही जो डार्क हार्ट मतलब मंकीज के डार्क हार्ट है
डार्क मंकीज का जो हार्ट है उसे बेचने में लगा हुआ था और वो अपने इस क्राइम को सीक्रेट रखना चाहता है और इसलिए वो जिनियांग को मारना चाहता है, अपने रास्ते से हटाना चाहता है। और उसी समय पर गोस्ट डार्क केव में दिखाया जाता है जहाँ पर धमाका होता है और इस तरीके से जिनियांग को फाइट करते हुए देखते हुए बंदा कहने लगता है क्या तुम ठीक हो? और जिनियांग उसके जवाब में कहने लगता है तुम मुझे देखो, तुम्हें लगता है कि मैं वाकई में सुरक्षित हूँ इससे फाइट करने के बाद? क्योंकि जो गोस्ट डार्क मंकी किंग है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मेरा जो आइस लोटस आर्मर है वो भी इसके अटैक्स को रोकने में नाकामयाब रह रहा है। और वो मंकी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उस पर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। और तभी जिनियांग उस बंदे के सर पर पैर रखता है और उससे क्या लगता है कि तुम नीचे झुक जाओ और उसका सहारा उसका इस्तेमाल कर जंप कर देता है उस डार्क गोस्ट मंकी किंग पर, ताकि वो उस पर अटैक कर उसे मार सके। लेकिन वो मंकी किंग उस पर अपने हाथों से उसके अटैक को रोकने लगता है। और तभी जिनियांग अपनी बॉइलिंग डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और टाइगर कॉलेस्टिंग ब्लेड दोनों की टेक्निक जब मिलाता है तो उसका सर धड़ से अलग हो जाता है मंकी किंग का, और वो सर वहीं पर गिर जाता है, जिसको देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि एक अटैक उस मंकी किंग के हाथ में जो वेपन होता है वो फिर भी कुन जिनियांग पर अटैक करने में कामयाब रहता है। लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश तो करता है खुद को बचाने के लिए, लेकिन अपने आप को बचाने में नाकामयाब रहता है और उसका पावरफुल अटैक उसको लग जाता है। और मन में सोचता है क्या लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने इसका सर इसके बॉडी से हटा दिया है लेकिन फिर भी ये मूव कर रहा है। दूसरी तरफ वो बंदा अभी भी घबराते हुए चिल्लाने हुए कहने लगा होता है कि मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। और वो जो मंकी किंग होता है वो अपने सर को उठाता है और उठाकर वापस से लगा लेता है। और जब इसकी सारी की सारी सिचुएशन को वह लोग देखते हैं तो काफी तक घबरा जाते हैं। उसकी जो गर्दन उसकी होती है उसकी बॉडी से वापस से जुड़ जाती है, जो कि देखने में वाकई में डिस्गस्टिंग था। और जिनियांग उस बंदे को पकड़कर वहां से भागने लगता है और एक दूसरी जगह पर फेंक देता है। और तभी फेंकने के बाद जिनियांग उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर चिल्लाना बंद करो, वो हमारा पीछे नहीं कर सकता यहाँ पर। और आखिरकार मुझे ये बताओ कि आखिरकार वह चीज ऐसी क्या है, मैं चाहे इतनी भी कोशिश कर लूं उसे मारने की लेकिन वो बंदा मरता ही नहीं है, क्यों? ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जब तुम उस जगह पर मुझे छोड़कर वहां से भाग गए थे और जो जू लॉन्ग जी है उसने हमें पकड़ लिया और मेरे दो साथियों को उसने मार दिया, लेकिन मैं और मेरा एक और साथी मिलकर वहां से भागने में कामयाब रहे थे और हमने डिसाइड कर लिया कि हम गोस्ट डार्क केव में यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आ जाएंगे, जबकि हमारे पास कहीं पर जाने के लिए अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और उस समय पर जितने भी गोस्ट डार्क मंकीज थे वो हमें सिर्फ दूर से देखने में लगे हुए थे और हम पर अटैक नहीं कर रहे थे और हमने उन्हें ज्यादा सीरियसली भी नहीं लिया था उस मूवमेंट पर, क्योंकि हम लोग ये जानते थे कि हमारे पास ऑलरेडी वो स्वॉर्डमैनशिप मौजूद है जिससे कि हम उन्हें मारने में कामयाब रहेंगे। और जब हम ऐसा सोच ही रहे थे तभी अचानक से वो मंकी किंग वहां पर आ गया और हमारी स्वॉर्डमैनशिप उस पर बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रही थी। लेकिन उस बंदे का हर अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो मुझे लगा कि शायद यही बंदा हो सकता है उन सभी के सभी मंकीज का किंग, और हम लोगों ने जितने भी मंकीज को मारा है शायद वो उन सभी का बदला लेने के लिए हम पर अटैक कर रहा है। लेकिन हमें जब इस बारे में पता चला तो हम वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन पता नहीं कैसे उस मंकी किंग को हमारी लोकेशन के बारे में सब कुछ पता चलता रहता है। जैसे ही कोई भी सिंगल मंकी हमें देख लेता है तो वो समझ जाता है कि हम कहाँ पर हैं और हमारा यहाँ से बचकर निकलने का कोई मतलब ही नहीं था, मतलब कोई रास्ता ही नहीं बचा उसके बाद। ये बात जानने के बाद जिनियांग थोड़ा सरप्राइज तो होता है और कहने लगता है कि ये जो मंकी किंग है वो अचानक से हमारे सामने आ गया, लेकिन मैंने उसको अपने हाथों से मार दिया और जितने भी मंकीज ने मुझे देखा था, छोटे मंकीज ने, मैंने उन सबको भी अपने रास्ते से हटा दिया था। तो मुझे लगता है कि वो मंकी किंग है वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैंने उसके सर को भी काट दिया, लेकिन वो फिर भी जिंदा बच गया और हमारी सारी की सारी लोकेशन के बारे में जानता है। ऐसा हो रहा है जैसे कि कोई उसे हमारी सारी की सारी डिटेल्स बेचने में लगा हुआ है और मुझे सिस्टम की तरह नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ था उसे मारने के बाद। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? और तभी सोचते हुए तभी उसकी जो बर्ड होती है वो बाहर निकलती है, जिसको देखकर वो दोनों को दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। कुन जिनियांग तो काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है कि अभी की सिचुएशन में जो तुम सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूँ। और वो बर्ड उसे कहीं पर डायरेक्ट करते हुए ले जाने लगती है और जिनियांग कहने लगता है कि हमें ये बर्ड वहां पर पहुंचा देगी। वो बंदा पूछने लगता है लेकिन कहाँ पर? और तभी एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि वह लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें जाना चाहिए। और तभी वहां पर एक मंकी को दिखाया जाता है जो कि एक फॉर्मेशन में मेडिटेशन कर रहा होता है और वो मंकी एकदम किसी इंसान जैसा लग रहा है। और इसे देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो असली मंकी किंग है उन मंकीज का, तो ये बंदा है वो। तभी जिनियांग उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि जब मैं उन मंकी से फाइट करने में लगा हुआ था, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगी थी। और तभी वो मंकी हंसने लगता है और जिनियांग एक्सप्लेन करने लगता है और बताने लगता है कि जहाँ पर नॉर्मली देखा जाए तो मंकीज है वो अलग अलग जेंडर और एज के हिसाब से उन्हें होना चाहिए था, लेकिन मैंने जितने भी मंकीज को यहाँ पर मारा है वो सभी के सभी यंग मेल हैं और गोस्ट डार्क मंकीज बिल्कुल सेम टू सेम दिखने में लगे हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैं यहाँ पर आने में लगा हुआ था तो मैंने हर एक सिंगल मंकीज को अपने हाथों से मारा था, तो कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था जो कि उस मंकी किंग को इंफॉर्मेशन दे सके। लेकिन उसके बाद भी वो डार्क मंकी मतलब जो गोरिल्ला वाला मंकी है वो मेरे पास आ गया मुझ पर अटैक करने के लिए।
इससे पता चलता है कि इसको मेरी लोकेशन के बारे में फिर भी पता चल गया। इसका मतलब यही होता है कि इनकी जो सेंसेस है वो इंटरकनेक्टेड है। और ये सारी की सारी घटना के बाद मेरे दिमाग की घंटी चली और मुझे पता चला कि ये सारे के सारे जो मंकीज है वो किसी के पपेट हैं, किसी के द्वारा इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है सीक्रेटली। और इससे ये साबित होता है कि भले ही मैं उस मंकी को कितना भी मार लूं, वो बंदा वापस वो मंकी वापस से जिंदा हो ही जाएगा। और तभी वो मंकी अपनी छड़ी को उठाता है और उसे कहने लगता है कि तुम ह्यूमन वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। यहाँ पर जितने भी मंकीज है जिसे तुम गोस्ट डार्क मंकीज कहते हो और वो जायंट मंकी, मैंने उन्हें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के इस्तेमाल कर उन सभी को बनाया था। जिनयांग उसको देखकर सरप्राइज होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकता है। और वो मंकी उठता है और उससे कहने लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी कुछ पपेट्स को अपने फायदे के लिए मार दो, और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि तुम लोग बस ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स को हासिल करना चाहते हो, जबकि तुमने उस समय पर ज्यादा नहीं लिए थे, तो मैंने कभी भी तुम्हारी इस सिचुएशन को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन तुम दोनों के बारे में क्या? तुमने बिना सोचे समझे मेरी केव के अंदर आए, फालतू में दूसरे लोगों को मारा, कई सारे मंकीज को मारा और कई सारे मंकीज के कोर को भी लेके गए। और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगता है, जिससे आसपास का इलाका टूट जाता है और वहाँ पर कई सारे मंकीज आ जाते हैं और कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि तुमने मेरे इतने ज्यादा पपेट्स को मारने के बाद तुम यहाँ से जिंदा लौट पाओगे? और कई सारी और ज्यादा मंकी किंग जैसे दिखने वाले पपेट्स वहाँ पर हमारे जिनयांग पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। और जिनयांग उनसे बचने के लिए सिस्टम मुझे नोटिफिकेशन देने लगता है कि तुमने यहाँ पर मास्टरमाइंड को ढूंढ लिया है, तो मैं इसके बदले 50 कॉइंस मिलते हैं। और जो मास्टरमाइंड है वो अभी तुम्हारी आंखों के सामने है, क्या तुम इंसाफ करने के लिए इसे यहाँ पर मारना चाहोगे? और वो अपने सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो बॉइलिंग डीमन टाइगर कोलैप्सिंग ब्लेड में इस्तेमाल कर लेता है, जिससे कारण उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो ज्यादातर मंकीज को मारने में कामयाब भी रहता है। इसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एक झटके में सभी के सभी मंकीज को मारना चालू कर देता है। और उसकी एक ही स्लैश और एक ही अटैक काफी होता है इन सभी मंकीज को अपने हाथों से मारने के लिए। और जब ऐसा देखते हैं तो वो मंकी और भी तो गुस्से में हो जाता है। और जब हमारा जिनयांग उन्हें मारता होता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अच्छा, तो ये है फीलिंग जब तुम किसी टेक्निक को, यानी कि बॉइलिंग डीमन टाइगर कोलैप्सिंग टेक्निक को परफेक्टली मास्टर कर लेते हो। तो इससे पहले जब भी मैं ब्लेड का इस्तेमाल किया करता था तो मेरी जो मेंटल स्टेट है वो थोड़ी सी थकान भरी लगा करती थी, और जब मैंने इसे मास्टर कर लिया है तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो रही है इसका इस्तेमाल करने में। और अब तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये मेरी ही बॉडी का एक पार्ट हो और मेरा सेकंड नेचर हो। और वो वापस से फ्लैश कर देता है अपने उस सेबर के साथ, जिससे कि वो डार्क वंस की किंग होता है वो वहाँ पर मारा जाता है एक ही अटैक में। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका पावर लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो एक झटके में सभी मंकीज को मारना चालू कर देता है, जिसको देखकर जो फॉर्मेशन लीडर होता है वो डर जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, इम्पॉसिबल। और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है तो उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है, जिस कारण वो वहीं पर गिर जाता है। और गिरने के बाद वहाँ पर आते हुए किसी को देखता है तो पता चलता है कि वे जिनयांग होता है। तो वो बंदा अपनी जान बचाने के लिए, यानी कि जो मंकी है वो उससे जान की भीख मांगने लगता है और उससे कहने लगता है कि मुझे बख्श दो, मैं यहाँ के सीक्रेट ट्रेजर के बारे में जानता हूँ और मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा अगर तुम मेरी जान बख्श देती हो तो। और तुम्हें सही बताऊं तो मैं यहाँ पर अपने मास्टर का इंतजार करने में लगा हुआ था, जो कि काफी समय पहले मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए थे, और उसी समय से मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। वो मुझसे काफी अच्छे थे और वो कई बार यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए भी आया करते थे, और उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि किस तरीके से इस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और एक दिन वो कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए चले गए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए उसके बाद। और मैं हमेशा उनका इंतजार करता रहा कि वो एक ना एक दिन तो जरूर लौट कर आएंगे। और जब वे कहानी सुनाने में लगा हुआ होता है तभी जिनयांग उसके थप्पड़ मारता है जोड़ते, और उससे क्या लगता है कि मेन पॉइंट बताओ। और वो जिनयांग नहीं बल्कि मैं दूसरा वाला बंदा होता है, जैसे खजाने के पीछे पड़ा हुआ था अभी भी, और कह रहा होता है कि तुम्हें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से बताओ आखिरकार मेरे सेवियर को खजाने की ज्यादा जरूरत। और तभी जो मंकी होता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कि एक एरो वहां पर निकल पड़ता है और शूट कर देता है हमारे जिनयांग पर। और तभी यहाँ पर खून निकलते हुए दिखाया जाता है ब्लू कलर का, और इससे पता चलता है कि वो ब्लड किसी और का नहीं बल्कि में उसी मंकी का है। और सिस्टम उसे 500 पॉइंट देता है इस मंकी को मारने के बदले में। और तभी वो बंदा जिनयांग से पूछने लगता है कि सर आपको कैसे पता कि ये मंकी आप पर अटैक करने वाला है चुपके से, और इसने जो सीक्रेट ट्रेजर के बारे में बताया था क्या भाई ये बात सच है? तभी जिनयांग उससे पूछने लगता है कि मैंने सुना है, मुझे पता चला है कि तुम यहीं आसपास के किसी गाँव से हो। और वो बंदा कहने लगता है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता, लेकिन तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तभी जिनयांग उससे कहने लगता है इसके पास्ट के बारे में छोड़ो, इसने कई सारे विलेजेस को नुकसान भी पहुंचाया, उन्हें चोट भी पहुंची है, और आसपास का पूरा जो जमीन है वो खराब हो गई थी, जिससे कि कई सारे लोगों ने अपने घरों को खो दिया, और कई सारे लोगों को अपनी जिंदगी में गुजारा करने के लिए जगह को छोड़कर जाना पड़ा, जैसे कि तुम गए। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी सीक्रेट ट्रेजर ही मौजूद क्यों ना हो, लेकिन मुझे इस बंदे को मारना ही था। मुझे लोगों की जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है किसी ट्रेजर से। ये बात जानने के बाद वो बंदा काफी इमोशनल हो जाता है और उससे क्या लगता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि तुम इस कारण की वजह से यहाँ पर इन सभी मंकीज को मारने के लिए आए, और मैं आज से आप जो काइंडनेस मुझे दिखा रहे हैं उसके बारे में जरूर सीखूंगा। और तभी जिनयांग मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर वाकई में कोई ट्रेजर जहाँ पर होता
तो ये सिस्टम में मुझे ऑलरेडी बता देता, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा हो गया कि ये बस झूठ बोल रहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तभी बाहर एंट्रेंस पे सीन पे दिखाया जाता है घोस्ट डार्क केव के, जहाँ पर वैंग किंग अपने फादर से कहने में लगी हुई होती है कि आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। तभी मिस्टर जू वहाँ पर आता है और उससे कहने लगता है कि वैंग किंग, मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास ऑलरेडी लू शोक्यों के कन्फेशन मौजूद है एविडेंस के तौर पर, तुम्हारे बारे में क्या? बस तुम मुझ पर इसलिए इल्जाम लगाने में लगी हुई हो कि तुम जिसको जानते हो उसका सरनेम जू है। तुम इस बारे में बिल्कुल भी भूलना मत कि हम दोनों का सरनेम सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी उसके इल्जाम लगा सकते हैं, मैं भी तुम पर इल्जाम लगा सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद वैंग किंग गुस्सा होते उस पर चिल्लाने लगती है और बिंग बिंग उसे शांत कराने लगती है। तभी वो लीडर उससे कहने लगता है, ओनर उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो जिनयांग है वो अपनी इनोसेंस साबित कर देगा खुद। लेकिन उसे इस गुफा के अंदर गए हुए 2 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लगता है कि वो ऑलरेडी इस गुफा के अंदर मर गया होगा। मुझे लगता है कि जो जू लोंगजियो कहने में लगा हुआ है वो बात सच है कि क्वीन जिनयांग ही गद्दार है। जिनयांग पहले से ये जानता था कि अगर उसको यहाँ पर पकड़ा गया तो उसे पेनल्टी हॉल में जाकर मरना होगा और टॉर्चर सहन करना पड़ रहा होगा, और इसलिए यहाँ पर उसने बहाना बनाया और इस गुफा के अंदर जाकर अपनी जान देती ताकि उसे टॉर्चर से ना गुजरना पड़े। और जब इनकी कन्वर्सेशन चली रही होती है तभी कोई पीछे से चिल्लाता है और कहने लगता है कि तुम वहीं पर रुको, इंतजार करो मेरा। जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने सभी के सभी मंकीज से छुटकारा पा लिया है और आप चाहे तो अंदर जाकर चेक कर सकते हो। ये बात जानने के बाद वैन किंग और बिंग बिंग दोनों सरप्राइज होते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने वाकई में सभी मंकीज को मार दिया। और मिस्टर जू ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं, उससे कहने लगता है कि जिनयांग, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम बस इस गुफा के आसपास फिरने में लगे हुए थे और तुम्हारी बॉडी पर थोड़ा बहुत खून आ गया है, तो तुम्हें लगता है कि तुम कहीं के सुपर पावर बंदे बन गए हो और तुम इस तरीके से मुझे ट्रिक नहीं कर सकते हो। और तभी जिनयांग ये बात सुनते हैं उससे कहने लगता है कि तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं होता, तुम चेक कर सकते हो। और कोई परछाई वहां से निकलती है और अंदर जाकर देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा घोस्ट डार्क मंकीज की बॉडीज पड़ी हुई है। आखिरकार इसने अकेले इस बंदे ने इतने ज्यादा मंकीज को क्यों मारा? कैसे मारा? और जरा इनकी चोटों को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसने सभी मंकीज को सिर्फ एक झटके में मारा है, जिससे कि यहाँ पर जितनी भी मंकी हार्ट्स है वो सुरक्षित बचे रहे। इससे ये साबित हो चुका है कि इसने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को काफी ज्यादा मास्टर कर लिया है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जो मेरे लिए सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो इन सभी के सभी घोस्ट डार्क मंकीज की बॉडीज में जो हार्ट मौजूद है उन्हें फ्रीज करना और इन्हें तबाह करने से पहले कलेक्ट कर लेना। और बात करें क्वीन जिनयांग के बारे में तो ये साबित हो चुका है कि ये पावरफुल है। ये बंदा लगता है कि इस पे नजर रखनी पड़ेगी आगे। तभी भी जो मिस्टर ओनर है वो बाहर निकलता है और उससे कहने लगता है कि मैंने अंदर जाकर सब कुछ देख लिया है और मुझे पता चल चुका है कि इसने सभी के सभी घोस्ट डार्क मंकीज को खुद से मार दिया है। ये बात सुनने के बाद जू लोंगजियो काफी ज्यादा शौक होते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। आखिरकार किस तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल किया इस बंदे ने? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन होती है जिनयांग से कहने लगता है कि जो जू लोंगजियो है वो अभी भी अपनी मिस्टेक को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इतना ज्यादा शर्मिंदा होने के बाद भी तो क्या तुम यहाँ पर सॉलिड प्रूफ देना चाहोगे और सबूत दिखाकर उसे बताना चाहोगे कि किसी की गलती थी ये? और तभी जैसे ही वो बंदा आता है तभी दिखाया जाता है कि जो जू लोंगजियो है वो डायरेक्टली उस बंदे पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। तो उसके अटैक को रोकने के लिए जिनयांग अपनी सेबर का इस्तेमाल करता है और उससे क्या लगता है कि मिस्टर लू लोंगजियो, आखिरकार आप ये सब क्या कर रहे हो? तभी लोंगजियो उससे कहने लगता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, ये उन्हीं गद्दारों में से एक बंदा है जिसने हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को बेच दिया था। मुझे ऐसे बंदे को यहीं पर मारना होगा, वो भी अपने हाथों से, हमारे रेंज के लिए। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने में लगे हुए हो, तुम इस बंदे को इसलिए मारना चाहते हो ताकि तुम्हारे सारे के सारे क्राइम यहाँ पर छुप जाएं। और तभी वो बंदा अपने क्राइम को एक्सेप्ट करता है और उससे कहने लगता है कि मिस्टर जू, मैं उन 4 स्वॉर्डमैन में से एक बचा हुआ बंदा हूँ और ये सारी की सारी जो घटना है वो सभी की सभी जू लोंगजियो के कहने पर हो रही थी और हम चारों ने मिलकर इस सारे के सारे कांड को अंजाम दिया था। और ब्राइट क्लाउड सॉलिड सेक्ट को जो घोस्ट डार्क मंकीज का हार्ट है वो सप्लाई करने में लगे हुए थे, वो भी काफी समय से। और जब ये बात सभी के सभी लोगों को पता चलती है तो वो आपस में खुशफुसाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये बंदा तो वाकई में जू लोंगजियो निकला और मुझे लगता है कि इसने मिस्टर लू को मारकर उस पर झूठा कन्फेशन लिखवाया होगा। ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा क्रूल है। तभी ओनर उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता होगा कि जो जू लोंगजियो है वो स्टार हॉल का लीडर है, तो तुम इस बात का ख्याल रखना कि तुम अगर झूठा इल्जाम उस पर लगा रहे हो तो ये इसकी जो सजा है वो माफ नहीं की जा सकती। और तभी वो कहने लगता है कि मेरे पास एक एविडेंस है और एक टोकन निकालता है आधा टूटा हुआ और कहने लगता है कि लू लोंगजियो के द्वारा ये आधा टोकन मुझे दिया गया था ताकि हम ब्राइट क्लाउड सेक्ट से डील कर सके और इसके पास आधा टुकड़ा मौजूद है और एक बार दोनों के दोनों टुकड़े जब आपस में मिल जाएंगे तो इससे साबित हो जाएगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि तुमने सबूत दे दिया, इसके बदले में तुम्हें 35 पॉइंट मिलते हैं। और तभी जिनयांग उसके पास जाता है और उससे कहने लगता है कि लोंगजियो है, क्या तुम अपना पेंडेंट हमें दिखा सकते हो? अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे पास वो पेंडेंट मौजूद ही नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हारे वेस्ट पर लटका हुआ वो पेंडेंट देख सकता हूँ। ये बात जानने के बाद जब इसके सारा का सारा भांडा फूट चुका है जू लोंगजियो का, तो वो काफी ज्यादा घबराने लगता है और काफी ज्यादा डर के मन में सोचते हुए कहने लगता है कि शिट, मेरी तो सारी की सारी पोल खुल गई।
अगर क्वीन जिनियांग का जब टैलेंट मैंने स्टार्टिंग में जब यहाँ पर आया था वो नोटिस कर लिया होता और इसे अपने साथ मिला लिया होता और अच्छी तरीके से ट्रीट किया होता और काश मैं इस बंदे का मास्टर होता तो इसकी कल्टीवेशन स्पीड के साथ अभी तक का मेरा सबसे ज्यादा बेस्ट डिसिपल बन जाता ये। और इसकी मदद के साथ मैं अपनी इच्छा अनुसार कई सारे गोस्ट डार्क मंकीज की सप्लाईज को भी अपने हाथों में ले सकता था। और ऐसा होता तो जो मिस्टर जू है वो मुझे कई सारे बेस्ट रिसोर्सेज देते कल्टीवेट करने के लिए। और अगर मेरे पास इस तरीके के रिसोर्सेज मौजूद होते तो मुझे उन ब्राइट क्लाउड साइड के साथ डील नहीं करनी पड़ती। मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा था। तो आखिरकार मैंने क्वीन जिनिया को क्यों अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया था। नहीं, ये सब इसकी गलती है। इसने अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा था अभी तक और वो सारी की सारी गलती हमारे क्वीन जिनियांग पर थोप देता है ताकि वो ये अपने आप को सेटिस्फाई दिला सके। ये सारी की सारी गलती हमारे एमसी की है। और तभी अचानक से बिंग बिंग कुछ नोटिस करती है, चिल्लाते उससे कहने लगती है कि जिनियांग देखकर। और हमें दिखाया जाता है कि जो जू लॉन्गजू है वो डायरेक्टली उस पर अटैक कर पड़ता है ताकि वो हमारे जिनियांग को मार सके। लेकिन जब वो अटैक करता है तो जिनियांग उसके अटैक को अपने पावर से रोक लेता है और वो पोटेंशियल पॉइंट का इस्तेमाल करता है आइस लोटस आर्मर के लिए और सिस्टम उसके इस्तेमाल कर लेता है। तभी जब वैंकिंग उसको देखती है तो वो मन में सोचती है एकदम से जलने लगती है और गुस्सा दिखाते हुए उससे कहने लगती है कि जो जू लॉन्गजू का फुल फोर्स का अटैक था इसने उसको आसानी से झेल लिया। इसका आइस लोटस आर्मर है वो वाकई में फुली मास्टर लेवल तक पहुंच चुका है। इससे पता चलता है कि इसकी सेटिंग हमारे साथ हमारे एमसी के साथ होना थोड़ी इम्पॉसिबल सी लग रही है ना। वो तो फ्यूचर में पता चली जाएगा। मेरे को तो नहीं लगता कि इसकी होगी सेटिंग। तभी जिनियांग कहने लगता है कि मैं यहाँ पर रोडन फिस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था लेकिन मेरे पास दूसरा चारा नहीं बता। अब मुझे इसे मारना ही होगा और इसका इस्तेमाल करना होगा। तभी वहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और कहने लगता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्या करने में लगे हुए, तुम दोनों को दोनों वहीं रुक जाओ। और उसका इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि जो जू लॉन्गजू है वो जमीन पर ही दब जाता है। और जिनियांग मन में सोचता हुआ कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके का प्रेशर है। ये सारा का सारा जो प्रेशर है वो जू लॉन्गजू को टारगेट कर रहा है लेकिन इसका जो प्रेशर है वो मुझे भी महसूस हो रहा है। इससे ये साबित हो चुका है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। तो मेरे लिए ये ज्यादा बेटर रहेगा कि मैं यहाँ पर लो प्रोफाइल बनाकर रखूं और अपनी स्ट्रेंथ ना दिखाऊं। और तभी मिस्टर ओनर वहाँ पर आता है और जू लॉन्गजू से कहने लगता है कि तुमने दूसरों के साथ मिलकर हमारे इस हॉलन रेंज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसके बदले में तुम्हें सजा मिलेगी, पेनल्टी हॉल पर तुम्हें जाना होगा। और बात करें जिनियांग की तो तुमने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखाया है और कई सारे गोस्ट डार्क मंकीज के हार्ट को कलेक्ट करने में भी मदद की है। तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बदले में तुम्हें इसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। और दूसरा वाले बंदे को भी घसीट कर वहाँ से ले जाया जा रहा होता है। तभी कहने लगता है कि मिस्टर जू आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं इतने सालों से आपके यहाँ पर काम करने में लगा हुआ हूँ और काफी आपकी मदद भी की है। क्या आप थोड़ा जेंटल हो सकते हो और मुझे आराम से ले जा सकते हो। तभी वैन को उसको देखते हुए उससे कहने लगती है कि ये बंदा इस चीज को डिजर्व करता है। और तभी सभी लोग उससे वहाँ पर बाय बाय टाटा कहकर चले जाते हैं। तभी जिनियांग वापस से हाउसिंग हॉल में आता है और अंगड़ाइयां लेते हुए कहने लगता है कि मैंने काफी ज्यादा पोटेंशियल पॉइंट कलेक्ट कर लिए हैं इस बार। पूरे के पूरे साल भर जितने पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं इस बार, आज का दिन तो वाकई में फायदेमंद है मेरे लिए। और जब वे अंदर चला जाता है और तभी वे अंदर जाने के बाद अपने मास्टर के साथ ड्रिंक व्रिंक करने लगता है। तभी जिनियांग उससे कहने लगता है कि अगर वाकई मेरा आप इलाज करना चाहते हो तो आप सीधे कर दो, आपको इस तरीके से डराने की जरूरत है मुझे। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि तुमने आज अपनी क्यू को कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया। अगर मैंने तुम्हें डराया नहीं होता तो और तुम्हें अनचोक नहीं किया होता तुम्हारी मर्डेंस को क्यू को डिस्पर्स करने के लिए, हटाने के लिए, तो मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें काफी ज्यादा चोट लग गई होती आज। ये बात सुनने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है जिनियांग क्या मैंने कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया अपनी पावर्स का, क्योंकि मेरा जो पोटेंशियल पॉइंट्स है मैंने कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया था उनका। और वो ड्रिंक करने लगते हैं बढ़िया चढ़ा के। और तो और उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि मैंने ये भी सुना है कि तुमने ठोक के कहा था, छाती निकाल के कहा था कि तुम सभी के सभी गोस्ट डार्क गेम में इतने भी मंकीज थे, तुमने खुद अपने आप से उनको क्लियर किया है। जैसे मैं यहाँ पर आया तो मुझे इसके बारे में पता चला। मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता था लेकिन मैंने इसके बाद की उम्मीद ही नहीं कर पाई कि तुम अकेले क्लियर कर लोगे भाया इसको। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट हो। तुम मेरे डिसिपल बनने के लायक हो। तुमने तो जब मेरी जवानी में मैं पावरफुल हुआ करता था उसके बराबर पहुंच चुके हो। लेकिन फिर भी तुम मेरे जितने गुड लुकिंग नहीं हो और हैंडसम नहीं हो। मैं जवानी में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था और सभी की सभी लड़कियां मुझ पर मरा करती थी। तो मैं शायद पता नहीं होगा कि जो गोस्ट मिस्ट वैली है वो सभी के सभी पंडित वहाँ पर रहते हैं, यानी कि डाकू वगैरह रहते हैं। जब मैं जवान था मैं वहाँ पर जाया करता था अपनी ब्लेड की प्रैक्टिस करने के लिए और उनके पिछवाड़े पर लात मारने के लिए। उस वक्त मैं कितना ज्यादा कूल था तुम्हें पता है। इस तरीके की भाषा सुनने के बाद जो हमारा जिनियांग है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है कि आप यहाँ पर आराम कीजिए, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, हम बाद में ड्रिंक करेंगे। तभी उसका मास्टर उसे रोकता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरे पास कल मुझसे मिलने के लिए आना जब तुम उठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ और कुछ काम है इंपॉर्टेंट। जिसको सुनने के बाद जिनियांग मान जाता है और उसी बारे में सोचने लगता है कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि वो मुझे इतनी सुबह सुबह बुलाने में लगे हुए हैं और ऑलरेडी यहाँ पर आफ्टरनून हो चुकी है तो ये अभी तक आया क्यों नहीं है। और तभी
वहाँ पर हमें डुओलिंगो को दिखाया जाता है और वो वहाँ पर आकर उससे कहने लगता है जिनियांग ये तो सच में तुम बैठे हो यहाँ पर। जिनियांग इस तरीके से उसे पीछे मुड़कर देखता है, उससे कहने लगता है कि तुम दोनों को आकर दूसरों को डराने में क्या मजा आता है, इस तरीके से मास्टर की हरकतें मत सीखो तुम भी। तभी डुओलिंगो उससे कहने लगता है कि मास्टर ने मुझसे कहा था कि वो अपने किसी मुझे और एक और स्टूडेंट को अपने साथ कुछ जब इम्पोर्टेंट चीज काम करने के लिए हमें बुला लिया था, मुझे लगा कि शायद ये तुम हो सकते हो दूसरे बंदे, और ये तो वाकई में तुम ही निकले। और जब मैं सुबह सुबह यहाँ पर आया तो मैंने तुम्हारी स्टोरी के बारे में सुना, तुमने किस तरीके से कई सारे मंकीज को मार दिया उस गोस्ट डार्क केव में कल। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम निकले यार। तभी जिनियांग कहने लगता है कि मुझे बस कुछ ट्रिक्स के बारे में पता था उन मंकीज के बारे में। तभी डुओलिंगो उससे कहने लगता है कि अच्छा, मुझे अब समझ में आया, अगर वाकई में ऐसी बात है, लेकिन अभी का जो टास्क है जो मास्टर हमें ले जाने वाले हैं वो थोड़ा हार्ड होने वाला है, और वैसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो तुम बिल्कुल शांत रहना। तभी उसका मास्टर वहां पर आता है, उन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर आ चुके हो, और तभी वहीं पर आकर गिर जाता है, जिसको देखकर वो घबराने लगता है और डुओलिंगो उसे उठाता है और उससे कहने लगता है मास्टर क्या आप ठीक हो, और खांसते हुए से कहने लगता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मास्टर इस तरीके से एक्ट करते रहते हैं क्योंकि वो जब भी पी लेते हैं तभी चढ़ जाती है ना, तो उनकी एक रात में उतरती नहीं है, तो तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। और उसका मास्टर कहने लगता है कि अब जबकि तुम दोनों की दोनों यहाँ पर आ चुके हैं तो हमें चलना चाहिए। तभी वो उससे पूछ लगता है कि मास्टर जरा 1 मिनट रुकिए, अभी तुमने हमें बताया ही नहीं कि तुम हमें लेकर जा रहे हो। और वह लोग एक गाँव के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हम लोग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए यहाँ आए हैं, और बताता है कि हमें यहाँ पर कई सारे डाकू हैं ना, उनसे निपटना है। ये बात सुनने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछ लगता है डुओलिंगो, लेकिन मास्टर हम लोग इस विलेज के अंदर क्या करने में लगे हुए हैं, हमारे टास्क से रिलेटेड तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर उसको मारता और उससे कहने लगता है कि तुम बेवकूफ कहीं के, क्या तुम भूल गए हो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अगर टास्क को कंप्लीट करना है, वो है इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन। और वो तभी इसी लड़की के पास पहुंच जाते हैं। खैर वो आंट जैसी दिख रही है, पर भाई इसे बनाया ही इतना ज्यादा इस तरीके से, ये क्या ही बोलो। तभी वो मास्टर्स के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कोड वर्ड में कुछ, और रूम को बुक करने के लिए कहने लगता है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है कि जो होटल है वो 70 माइल यहाँ से दूर है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकते। तभी वो मास्टर उससे कहने लगता है क्या होगा अगर मैं यहाँ का गेस्ट हुआ तो। तभी वो उसको लड़की को उस मास्टर को देखकर सरप्राइज हो जाती है और वो अपनी टोपी को हटाता है और उसका मास्टर हंसने लगता है, और वो लड़की इधर उधर देखती है और मास्टर को घसीट कर उस कमरे के अंदर ले जाती है, जिसको देखकर दोनों के दोनों स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और हम भी। और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताने लगती है कि किस तरीके से जो टाकू लोग हैं वो यहाँ से 30 माइल दूर यहाँ पर रहने में लगे हुए हैं, और उनका जो डिफेंसिव लेआउट है वो ये रहा। और बात करें उनकी स्ट्रेंथ के बारे में तो उनका जो लीडर है वो रैंक 3 पर है, यहाँ पर उनकी जो वाइफ है वो अर्ली स्टेज पर है, और उसके जो 8 स्पेयरमैन है वो रैंक 2 पर है, और रैंक 1 पर 41 पीपल्स हैं उसके, और 200 ऑर्डिनरी लोग हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। और हाँ, उनका जो लीडर है वो जल्द ही अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा है कल, तो तुम्हारे पास कल बढ़िया मौका है वहाँ पर अटैक करने का। तभी मास्टर ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि भैया अपने ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा प्लान है, तो मैं अपने 2 स्टूडेंट्स के साथ यहीं पर रुकूंगा आज, और कल जाकर हम उन सभी के सभी डाकुओं पर अटैक कर देंगे। तभी डुओलिंगो उससे कहने लगता है वेल मास्टर, क्या आपने उनकी रैंक्स और नंबर्स के बारे में सुना, क्या हम तीनों उसे हैंडल भी कर सकते हैं उन्हें। ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हें आखिरकार किस चीज का डर है, मैं उसकी लीडर और उसकी वाइफ से निपट लूंगा अलोन, आई मीन अकेले, और तुम बाकी के जो स्पेयरमैनशिप है रैंक 2 के मेंबर्स और रैंक 1 के उनसे निपट लेना, और जब मैं उन दोनों से निपट लूंगा तब हम सभी के सभी मिलकर पूरे के पूरे गैंग को साफ कर देंगे। ये बात सुनने के बाद वो कहने लगता है लेकिन आप तो सिर्फ रैंक 3 के मेंबर्स हैं, आपको लगता है कि आप उन दोनों को एक साथ मिलकर हरा सकते हो। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है क्या तुम रैंक 1 के ऑर्डिनरी लोगों को मारने में वाकई में इतनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वो भी एक मूव में। अगर आप एक मूव में सभी के सभी मेंबर्स को मार दोगे उनके, तो आपके लिए ही फायदा होगा। ये बात सुनने के बाद डुओलिंगो उससे कहने लगता है लेकिन मास्टर जो जिनियांग है वो तो रैंक 1 का ही बंदा है। तभी जिनियांग उसकी ब्लेड को देखकर कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम है मास्टर, ये एक टाइपिकल पावरफुल ब्लेड है, देखने में तो ये बहुत ज्यादा वैसी दिख रही होगी किसी काम की नहीं है, लेकिन काफी पावरफुल है बाद में। और तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि ये एक फेमस फायर्स ब्लेड है जिसे मैंने रैंक 3 के मेंबर्स को मारने के लिए भी इस्तेमाल किया है, और जो मिस्टर जू है इसकी फायरनेस को पहले ही बहुत ज्यादा तारीफ की थी इसकी। तभी वह लड़की उसके मास्टर से चिपक जाती है और इसके लक्षण देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और तभी बताने लगते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि जब तुम्हारे मास्टर जवान थे तब वो यहाँ पर लड़कियों के बीच में, लेडीज के बीच में कितने ज्यादा फेमस हुआ करते थे और कितने ज्यादा हैंडसम थे। और वो भी बात सही है कि जो तुम्हारे मास्टर वो बेड में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। समझ गए ना कि क्या चल रहा है। तभी मास्टर ये बात सुनने के बाद घबराते उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे डिसिप्लिन यानी कि स्टूडेंट के सामने इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, वो लोग बिगड़ जाएंगे।
तभी जिनयांग उसको देखकर कहने लगता है, ओह तो ये मास्टर की लवर है। तभी डुयोंग उसकी पसंद से कहने लगता है, ओह मास्टर के पास तो इतनी ज्यादा लवर्स हैं, अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से जी रहे हैं। तभी देखता है कि कोई इस पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर दोनों के दोनों एकदम से शॉक और डर जाते हैं। तभी जिनयांग अपने वेपन निकाल कर पूछ लगता है, कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इस पर अटैक कर दिया मेरे मास्टर पर जिसने। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे अटैक है, वो तुम्हारे मास्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिनयांग जो जल्द जरूर ही एक डाकू होगा, तुम जल्दी से जाओ और उसे पकड़ कर लेकर आओ। और तभी जिनयांग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, और जब उसके पीछे जा रहा होता है तो अपनी पावरफुल फोर्स का इस्तेमाल करता है, जंप कर उसको नीचे दबोच लेता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है हम पर अटैक करने के लिए। लेकिन जब उसे देखता है तो वो शौक के मारे सरप्राइज हो जाता है जिनयांग, क्योंकि उसने क्रॉसबो से उस पर अटैक किया था और उसके ऊपर बैठा हुआ होता है जिनयांग। और जब उसका मास्क हटाया जाता है और पता चलता है कि उस पर अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ये तो एक लड़की निकली, जिसको जानने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है। और ये लड़की कोई छोटी मोटी लड़की तो दिख नहीं रही, देखने में तो बवाल है। और तभी एक कुत्ते को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि उस पर भौंकते हुए उसकी तरफ भगने लगा होता है और डायरेक्टली हमारे जिनयांग को काट लेता है, जिसको देखकर डुयोंग होता है वो जिनयांग को कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो डॉग है वो सिर्फ अपनी ओनर को बचाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। और तो ये लड़की कोई डाकू वगैरह नहीं है। और तभी वो लड़की अपने डॉग को पकड़कर वो अपने उस पर घूरते हुए देखने लगती है, जैसे कि अभी खा जाएगी जिंदा। और तभी सारी सिचुएशन को जब एक्सप्लेन करती है तो उसका मास्टर कहने लगता है, तो अच्छा तो तुम ये समझने में लगी हुई थी कि हम लोग ब्लू स्पेयर गैंग से आए हुए हैं और इसलिए तुमने अपनी मॉम को बदला लेने के लिए हम पर अटैक किया। और तभी वो लड़की उससे माफी मांगती है, उससे कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें यहाँ पर सीक्रेटली इस गाँव में अंदर आते हुए देख लिया, तो मुझे लगा कि तुम लोग फिर से ब्लू स्पेयर गैंग से हमें लूटने के लिए आए हो और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आए हो। तभी इसका मास्टर उससे पूछने लगता है कि तुम्हें ये वेपन कहाँ से मिला। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे विलेज से है, यानी कि तुम्हारे गांव से है। तभी वो लड़की बताने लगती है कि मेरे जो फादर हैं उन्होंने मेरी मदर के लिए ये वेपन छोड़ा था और मेरी मदर ने बताया कि मेरे फादर एक मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन वो कुछ समय बाद मेरे जन्म लेते ही यहाँ से चले गए थे और मुझे नहीं पता कि आखिरकार वह कहाँ पर है। ये बात सुनने के बाद वो उस क्रॉसबो को देखने लगता है और उस पर जुहो लिखा होता है, जिसको देखकर जिनयांग पूछने लगता है अपने मास्टर से, मास्टर क्या आपको कुछ याद आ रहा है इस वेपन को देखकर, क्या कुछ गलत है। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि मैंने इसको कहीं ना कहीं तो पहले देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा, मैं वाकई में बुढ़ा होते जा रहा हूँ। खैर ये सब भूल जाओ जिनयांग, इस यंग लेडी को इसके घर पर छोड़ के आओ। और जब वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तभी लड़की उससे माफी मांगती है, उससे कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मेरे डॉग ने तुम्हें काट लिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आती हूँ जिससे कि तुम्हारे इस चोट को जल्द से जल्द ठीक होने में मदद मिलेगी। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ज्यादा सीरियस मैटर नहीं है। तभी वो लड़की जिनयांग से पूछने लगती है कि तुम्हारे मास्टर ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर सभी के सभी डाकुओं को सप्रेस करने वाले हो कल, लेकिन वहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, कई सारे मार्शल आर्टिस्ट उधर मौजूद है, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम तीनों मिलकर उन्हें हराने में कामयाब रहोगे। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि सच सच बताऊं तो मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने मास्टर पर पूरा भरोसा है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी वो देखती है जिनयांग देखता है कि वो जो लड़की है वो एक पाउच से देने लगती है और उससे कहने लगती है कि मैंने अभी तक सारा का सारा पैसा इस पोटली में जमा कर रखा हुआ है, तुम अगर मेरी मॉम को बदला लेते हो तो तुम इस पैसे को रख सकते हो। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे दिया का पैसा नहीं ले सकता, हम इस काम को करने के लिए कोई पेमेंट वगैरह नहीं ले रहे और तुम इस पैसे का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ के लिए करना। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हैं उसे 5 पॉइंट दे देता है। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली रह रही हूँ, लेकिन अपनी लाइफ को मैं लग्जरियस तरीके से रहने में लगी हुई हूँ। जरा उधर देखो, मैं और मेरा जो डॉग है वो उस घर में रहता है कंफर्टेबली बिना किसी परेशानी के। कभी कभी वहाँ की छत उड़ जाती है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि जो हवा है उसके कारण तुम्हारे घर की छत तो पूरी गायब हो रही है। ये देखकर वो लड़की घबरा जाती है और कहने लगती है, ओ शिट, इसने तो मेरी छत उड़ा दी फिर से। तभी जिनयांग कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो और सिस्टम भी इस बात के लिए उसे कहने लगता है, क्या तुम इस लड़की की मदद करोगे जिसका घर टूट चुका है। और इस तरीके से शाम हो जाती है और उसका घर ठीक हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने इस तरीके का मैनुअल लेबर वाला जो काम है काफी समय से नहीं किया है, ये काफी अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा है मुझे अब। और इसके बदले में 15 पोटेंशियल पॉइंट मिलते हैं। जब वो उस डॉग को देखता है तो कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, ये डॉग वाकई में किनल बनाना जानता है। और तभी वो लड़की वापस से आकर उसे पैसों वाला पाउच देने लगती है और कहने लगती है कि तुम इसको रख सकते हो क्योंकि तुमने मेरी मदद की है इस घर को बनाने में। और जिनयांग भी उसे ले लेता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं इस बार ले लेता हूँ। तभी वो लड़की शर्माती हुई खड़ी होती है और हमारे जिनयांग से पूछने लगती है, वैसे एक बात बताओ, क्या तुम जो मार्शल आर्टिस्ट हो वो वाकई में जवानी में ही मतलब शादी वादी कर लेते हो क्या? एग्जाम्पल के तौर पर क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है अभी? तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई। और तभी वो लड़की उसे धक्का देने लगती है इतना सुनने के बाद ही और उससे कहने लगती है कि अब मुझे और मेरे डॉग को यहाँ पर आराम करने की जरूरत है, तो तुम्हें जाना चाहिए। और एक बात का ख्याल मत रखना कि तुम्हें कल काम भी तो करना है, तुम यहाँ से निकलो और आराम करो, घर पर जाके जाओ। और हमें पता चलता है कि ये लड़की
कुछ ना कुछ तो है इसके दिल में। और हमारा एमसी वहां से चला जाता है और तभी चिल्लाते हुए कहने लगती, तुम कल वापस मतलब अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर वापस जरूर आना, और जब तुम मुझे देखने के लिए आओगे तो तुम मुझे कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक भी सिखा देना अपने खाली समय में, ठीक है? और मैं इसके बदले में तुम्हें पे कर दूंगी। और दोनों के दोनों काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं इस मूवमेंट पर, और हमारा जिनयांग भी उसको सिखाने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि मैं उसे ये कॉइन तो देना भूल ही गई। खैर भूल जाओ, मैं वापस से फिर कभी इस कॉइन का इस्तेमाल करूंगी, जब ये कल वापस आएगा तब मैं इसे दे दूंगी। मैंने बिल्कुल सही कहा ना डॉगी? और वो भी भौंकने लगता है उसकी ये बात सुनने के बाद, एग्री होता है मतलब। और तभी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनयांग और डुयोजंग एक ही कमरे में आराम करने में लगे हुए होते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आराम करने में लगे हुए होते हैं वहाँ पर जिनयांग को नींद नहीं आ रही होती। और उसको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा जोरों से खर्राटे लेने में लगा हुआ है, यहाँ तक कि मेरे जो डॉम के स्टूडेंट थे वो भी नहीं लिया करते थे। और तभी अचानक से उसे किसी चीज की स्मेल आने लगती है, और मन में सोचते हुए कहने लगता है ये तो किसी चीज की जलने की स्मेल आ रही है, लेकिन ये जो स्मेल है वो थोड़ी लाइट है। और तभी वो डुयोजंग को जगाने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है अबे उठ जा जल्दी। डुयोजंग बहुत ज्यादा नशे में उठता है और उससे कहने लगता है क्या हुआ, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों उठाने में लगे हुए हैं, क्या सुबह हो गई? तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि जो डाकू लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी हमारे यहाँ पर अटैक कर दिया है, तो हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए उनसे फाइट करने के लिए। ये बात सुनने के बाद डुयोजंग सरप्राइज हो जाता है और हमारा जिनयांग अपनी स्वॉर्ड को उठाकर रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए, और देखता है कि जो पूरा का पूरा गाँव है वहाँ पर तो आग लगी हुई है हर तरफ। और तभी कोई स्लैश मारता है और पता चलता है कि एक बैरियर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन जब वो बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो वापस से उसका अटैक पीछे चला जाता है और कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग इस फॉर्मेशन को तोड़ ही नहीं सकते जो कि हमारे मास्टर के द्वारा बनाई गई है। क्या जिनयांग तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि जो अटैक करने में लगे हुए हैं वो वाकई में वही डाकू हैं? तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि हाँ मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ, क्योंकि मुझे जलने की स्मेल आने में लगी हुई है, और ये कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं थी, बल्कि मैं इंसानों को जलने की स्मेल थी। और यहाँ पर पता चलता है कि जो घर हैं वो बिल्कुल भी जल नहीं रहे, लेकिन इंसान जल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है कि जो डाकू लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं अटैक करने के लिए। ये बात सुनने के बाद वो डुयोजंग काफी सरप्राइज होता है और उससे क्या लगता है कि जिनयांग तुम्हें कैसे पता कि इंसान के जलने की बदबू ऐसी होती है? तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि डुयोजंग तुमने कभी भी लेबर हॉल में काम नहीं किया है, क्योंकि जो डॉग्स बॉडीज के जो वक्त था मेरा उस वक्त वहाँ पर अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक कर देता था तो वहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर उसे जिंदा जला दिया जाता था। वैसे एक बात बताओ, आखिरकार हमारे मास्टर ने इस तरह की फॉर्मेशन क्यों सेटअप कर दी है, यहाँ तक कि इसमें से एक आवाज भी बाहर नहीं जा सकती? तभी डुयोजंग उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि जो हमारे मास्टर है वो तुम्हें दिखने में थोड़े से केयरफ्री लग रहे हो, लेकिन वो हमेशा अपने स्टूडेंट के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और आसपास के इलाके की सुरक्षा के लिए हमेशा फॉर्मेशन बनाकर जाते हैं ताकि उसके जितने भी स्टूडेंट वो अपने साथ लेकर आए वो सुरक्षित रहें। और इसका इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सिर्फ दुश्मन ही हमारे पास नहीं आ सकते, ना हमें देख सकते हैं, बल्कि में जो स्टूडेंट है वो भी इस फॉर्मेशन के बाहर नहीं जा सकते जब तक इस फॉर्मेशन को खुद मास्टर ना हटा दें। मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जो डाकू लोग हैं वो यहाँ पर अटैक कर देंगे इस तरीके से। तभी जो मेड होती है, आई मीन जो लड़की होती है, वो वहाँ पर आती है, उन दोनों को बताती है कि इस वक्त हमारा जो मास्टर है वो कल की लड़ाई के लिए यहाँ पर मेडिटेशन करने में लगा हुआ है आज रात को, और अगर हम लोग इसे इस तरीके से जगा देते हैं इस फॉर्मेशन को हटाने के लिए तो ये काफी डेंजरस सिचुएशन होगी। और तभी जिनयांग अपनी स्वॉर्ड का सेबर को निकालता है और उससे कहने लगता है कि डुयोजंग मुझे ये बताओ कि जो फॉर्मेशन है वो ग्राउंड में यानी कि जमीन में भी काम करती है क्या? तभी डुयोजंग उससे कहने लगता है कि नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, लगता है कि हमें टनल खोदकर यहाँ से निकलना होगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो डाकू लोग उन्होंने सभी के सभी गांव लोगों को पकड़ लिया। यहाँ पर जो अंकल जी होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं क्या तुम जो तुमने जो कहा तुम उसको मानोगे, करोगे? तभी डाकू उससे कहने लगता है कि जब तक तुम हमारी बात मानोगे और इस आग में कूद जाओगे तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि तुम्हारी फैमिली सुरक्षित रहेगी। ये बात सुनने के बाद उसकी जो वाइफ होती है वो चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है कि हनी आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। लेकिन तभी एक डाकू उस पर अटैक कर देता है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि उस लड़की को काफी ज्यादा चोट लग जाती है आंटी को। और वो अंकल जी सभी से कहने लगता है कि अगर हमें वाकई में अपनी फैमिली को बचाना है तो जैसा ये कह रहा है हमें वैसा करना होगा और मुझे फॉलो करो और जंप कर दो। और सभी लोग इस बात से एग्री हो जाते हैं और वो बंदा आग के अंदर जाने लगता है और बिना कुछ हिचकिचाए सीधे जाकर उस आग में जल जाता है डायरेक्टली जिंदा वो भी। ये देखने के बाद सभी रोने लगते हैं और डाबी ये सब देखने के बाद डाकू हंसते हुए उससे कहने लगता है कि मैंने बस उन्हें थोड़ी सी उम्मीद दी और ये लोग बेवकूफ की तरह उसमें कूद भी गए। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा फंटेस्टिक सीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस सीन को कितनी बार देखूं, लेकिन मैं हमेशा इससे मजा आता है मुझे देखने में। तभी जो एक साथी उसके पास आता है उससे कहने लगता है कि बॉस एक बार ये सारे के सारे मर्द लोग यहाँ पर मर जाए तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन लड़कियों की और बच्चों की जो एक्सप्रेशन है ना वो कितनी ज्यादा मजेदार होने वाली है जब वे जिंदा जल रहे हो किस तरीके से। तभी ये बात सुनने के बाद उसका साथी उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में जानते हो कि मजे किस तरीके से किए जाते हैं, हम लोग इनके सर को धड़ से अलग कर देंगे। हमारे बॉस ने कहा था कि हम यहाँ पर सभी के सभी कलेक्ट करने वाले हैं 99 लड़कियों का सर और उसके खून से बनी हुई वाइन लिक्विड बनाएंगे बर्थडे गिफ्ट करने के लिए मिस्टर लान को। ये बात सुनने के बाद वो कहने लगता है कोई बात नहीं ब्रो, आप तो जानते ही होंगे कि हमारे जो सर काटने की स्किल है वो कितनी ज्यादा प्रोफेशनल है। तभी एक अटैक आता है, उसका सर में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है उस अटैक के बाद। इसको देखकर वो डर जाता
जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हम पर किसी ने अटैक कर दिया है, कहाँ से आ रहे हैं अटैकर्स हम पर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इस तरीके से जिनयांग और जो डुओ यांग है वो अटैक करना चालू कर देते हैं और एक ही झटके में वहाँ पर सारे के सारे डाकू मारे जाते हैं और वहाँ पर आम लोग जितने भी होते हैं वो रो रहे होते हैं। और दिखाया जाता है कि इस तरीके से वहाँ पर कितने लोग जिंदा मर गए होते हैं आग में। और वो डाकू चिल्लाते हैं, उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर इस तरीके से अटैक करने की, क्या तुझे पता भी है कि हमारा बॉस कौन है। तभी वो बंदा आकर पूछने लगता है, अच्छा अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग, बताओ कौन है तुम्हारा बॉस। और वो जिनयांग होता है। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मैं ब्लू स्पीयर गैंग का 8 स्पेयरमैन में से रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट है और वो भी यहाँ पर आया हुआ है। सर आप मेरी जान बख्श दी थी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि तुम जैसे कीड़ों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है और उसे मार देता है वहीं पर। तभी डुओ यांग उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि हमने सभी के सभी पंडित को यहाँ पर डाकुओं को मार दिया है, लेकिन यहाँ पर जो गाँव वाले उन्होंने बताया कि उसका जो बॉस है वो गाँव के बाहर है। ये बात जानने के बाद उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और घबराते हुए भागना चालू कर देता है। डुओ यांग उसे रोकता है और उससे पूछ लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से अकेले जाओगे तो जो बहुत खतरनाक है तुम्हारे लिए। और तभी वो उसे आंटी और डुओ यांग से कहने लगता है जाते हुए जिनयांग कि तुम यहाँ पर सभी के सभी विलेजर्स की सुरक्षित करना और सभी को अनटाई कर दो, उनकी रस्सियां खोल दो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को जो कि अपने स्पेयर से अटैक कर रही होती है किसी पर, उसे चोट लगी हुई होती है, उसका डॉगी भी भौंकने में लगा हुआ था गुस्से में। और तभी उसके बॉस को दिखाया जाता है डाकुओं के, वो कह रहा होता है कि तुम्हें इस तरीके से रेजिस्ट करने की क्या जरूरत है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा हॉट हो, तुम जल्दी से मेरी वुमन क्यों नहीं बन जाती हो, तुम मेरे साथ चलो, खूब मजे दिलवाऊंगा तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम जल्दी से मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो। भले ही मैंने तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन इस तरीके से तुम अगर खून बहता रहा तुम्हारा तो तुम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहोगी। जितना ज्यादा तुम जल्दी सरेंडर करोगी उतना ज्यादा फायदेमंद रहोगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे खून को रोकने में। लगी तभी वो लड़की अटैक कर देती है उस पर, लेकिन वो बंदा बिना किसी परेशानी के अपनी 2 उंगलियों से उसके अटैक को रोक लेता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस डॉग पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो डॉग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और वो लड़की रोना चालू कर देती है जब उसे देखती है कि उसके डॉग को किस तरीके से बेरहमी से उसने मारने की कोशिश की और वो अपनी आखिरी सांसें लेने में लगा हुआ होता है। और उसका बॉस उससे कहने लगता है, खैर भूल जाओ, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जो कि जिन पर मैं दया दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मेरा धन्यवाद भी नहीं कहते और अप्रिशिएट भी नहीं करते। खैर इसके सर का इस्तेमाल मैं लिक्विड बनाने के लिए करने वाला हूँ अपने बॉस के लिए। और वहाँ पर दिखाया जाता है कि इस तरीके से वो रो रही होती है और अपने सामने अचानक से वो जिनयांग को देखती है। यहाँ पर पता चलता है जिनयांग ने फुल स्पीड में आकर उस लड़की को पकड़ लिया है, अपनी बाहों में ले जाकर कहीं और जाकर खड़ा कर दिया है। और इस वक्त जिनयांग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसने उस साथी के एक मेंबर को मार भी दिया होता है और वो घबराते उससे कहने लगता है कि तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। और तभी जिनयांग जिस तरीके से उस लड़की को पकड़ा हुआ है अपनी बाहों में और गले लगाया हुआ है, जिससे उसकी जो आखिरी इच्छा होती है उस लड़की की वो भी पूरी हो जाती है और वो शर्माहट के कारण उसका चेहरा टमाटर तरह लाल पड़ जाता है और वो काफी तो खुश भी होती है उसे गले लगाने के बाद। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि आज तुम मुझसे मिल चुके हो और तुम ऑलरेडी मारे जा चुके हो और तुम मेरे हाथों से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला, तुम इस बात का ख्याल रखना। और वो एक उसके तरफ पॉइंट करने लगता है अपने सेबर को और वो बंदा अपनी मैजिकल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हीरो बनने की एक्टिंग करने में लगे हो, तुमने बस थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स सीख ली हो, तुम अपने आप को पावरफुल समझ रहे हो के तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। और तभी वो उस लड़की को सबसे पहले तो नीचे उतारता है। सिस्टम नोटिफिकेशन देते उससे क्या लगता है कि इसने कई लोगों को मारा है, क्या तुम बदला लेना चाहोगे उन सभी की आत्माओं का। और जब वो अपनी कई सारी स्वॉर्ड ब्लेड से स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लेड से अटैक कर रहा होता है जिनयांग पर, तो जिनयांग अपने बैरियर से उनसे बच जाता है, वो भी बिना किसी परेशानी के। और जब वो खड़ा होता है तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है एनर्जी को रिलीज करते हुए। इसको देखकर उसकी फट जाती है और देखता है कि जिनयांग वहां से अचानक से गायब हो गया और डायरेक्टली फुल स्पीड के साथ उस पर अटैक करने लगता है और एक ही अटैक उसको मार देता है। ये देखने के बाद जो ब्लू स्पेयर गैंग का स्पेयरमैन रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट होता है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे कैसे मार सकते हो, मैं तो रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट हूँ, आखिरकार तुम हो कौन भाई। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहने लगता है, रैंक 2 छी, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। और दिखाया जाता है कि उसके सर उसकी बॉडी से गायब हो चुका है। तभी सिस्टम उसे 100 पॉइंट देता है इंसाफ करने के लिए। और तभी उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी अंतिम सांसें गिरने में लगी हुई होती है और अभी भी आई हूँ, यानी कि उस डॉग के बारे में चिंता कर रही है। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ ताकि तुम सुरक्षित बच सको। तभी डुओ यांग भी उसके पास आ जाता है, उससे कहने लगता है कि जिनयांग आखिरकार तुमने लाइटनेस स्किल्स कब सीख लिया, अपने आप को इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लिया। तभी वो इस लड़की को देखकर सरप्राइज हो जाता है डुओ यांग और वो देखता है कि उसके पीछे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो मूव कर रही होती है। तभी एक वेपन आता है और पता चलता है कि ये उसके मास्टर का वेपन है और डायरेक्टली उस डेड बॉडी को पीछे फेंक देती है। और उसका मास्टर उसके बताने लगता है कि ये डाकू लोग उन्होंने फॉरबिडन पैरासाइट टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिससे कि मरने के बाद भी वो पैरासाइट उस बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। और पता चलता है कि वो लड़की ऑलरेडी मारी जा चुकी है जो कि हमारे जिनयांग की बाहों में है। खैर उसकी जो आखिरी इच्छा थी इसको गले लगाने की वो तो पूरी हो ही जाती है। तभी वो एक्सप्लेन करने लगती है किस तरीके से ये मरी गई और पता चलता है कि जहर के कारण ये मरी गई है, भले ही इसके जो ब्लड लॉस है उससे नहीं मरती तो जहर के कारण मरी जाती।
स्टार्टिंग से ही वो जो डाकू लोग हैं वो इसे मारना चाहते थे, कभी जिंदा रखने के बारे में सोचा ही नहीं था इसके बारे में। और वो सिचुएशन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बारिश होना चालू हो जाती है और वहाँ पर जो हमारा जिनयांग है वो उसको देखते हुए रोना चालू कर देता है और काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और तभी डुओ यंग कहने लगता है कि बारिश होना चालू हो गई है। तभी उसका मास्टर माफी मांगता है और उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर लेट हूँ, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, मुझे और तक केयरफुल रहना चाहिए था। तभी जिनयांग उसको देखते हुए उससे कहने लगता है कि मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जो वो डाकू वाली गैंग है वो अचानक से आज रात को अटैक कर देगी यहाँ पर गाँव में, जब हम पूरी तरीके से अनप्रिपेयर्ड थे। और तभी जो डॉगी होता है वो वही कॉइन लेकर आता है उसके तरफ और उसे देने लगता है और उसको देखते हुए जिनयांग उसकी तरफ हाथ फेरता है और उस कॉइन को उठा लेता है। और तभी डू यंग उससे कहने लगता है कि जो डॉग है वो अपनी अंतिम सांसों को रोक कर रखे हुआ था जब तक तुम यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक के लिए, और ये डॉग ऑलरेडी मारा जा चुका है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि डॉग का जो मिशन था लास्ट कॉइन उसने वो तुम्हें दे दिया है और ये उम्मीद करता है कि तुम सभी के सभी ब्लू स्पेयर गैंग के लोगों को मार दोगे और इसके ओनर को भी, और इस पैसे के बदले में जो कमीशन है वो तुम लोगे, एक्सेप्ट करोगे। तभी उसका मास्टर खड़ा होता है, अपने स्पेयर को वापस निकालता है, उससे कहने लगता है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो इस जगह पर हर सेकंड होती रहती है, हर मिनट और हर दिन होती रहती है, तो इस जगह को पूरी तरीके से शांति भरा बनाना है तो हमें इन सभी के सभी डाकू को मारना होगा, क्योंकि आम लोगों के लिए लग्जरियस लाइफ जीना बहुत ही ज्यादा कठिन है। और मैं हॉलैंड रेंज में अपनी जवानी के दिनों में इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए गया था ताकि मैं अपनी टेक्निक को और ज्यादा अच्छी तरीके से पावरफुल बना सकूं और सभी के सभी रॉबर्ट्स और डाकुओं को मार सकूं अपने हाथों से। लेकिन जब मैं वहां पर गया तो मुझे पता चला कि मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हूँ, और वो काफी इमोशनल हो जाता है। तभी जिनयांग खड़ा होता है और अपने मास्टर को बुलाता है और कहने लगता है कि मैं अपने हाथों से उन सभी के सभी ब्लेज स्पीयर गैंग को पूरी तरीके से तबाह करना चाहता हूँ। और डू यंग भी इस बात से एग्री हो जाता है और तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हम अभी के अभी जाएंगे और उन सभी के सभी डाकुओं को मार देंगे। एक बात का ख्याल रखना कि तुम उन सभी को मार देना, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। और वह लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वह डाकू एक साथ इकट्ठे बैठे हुए थे और सभी के लोग एंजॉय करने में लगे हुए थे अपने ड्रिंक्स को। तभी उनमें से एक गार्ड कहने लगता है कि यहाँ पर हमारे मिस्टर लान का बर्थडे है और ये सभी लोग इतनी चढ़ाकर बैठे हुए हैं, क्या होगा अगर किसी ने अटैक कर दिया तो। तभी तीसरा बंदा आता है, कहने लगता है कि बास्टर्ड आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या बात करने में लगे हुए हो। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि हमारा ये एक स्पेयरमैन है, वो कुछ लोगों को यहाँ से कुछ लड़कियों को पकड़ने के लिए गया हुआ है ताकि वो लान के मतलब मिस्टर लान के बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट कर सके, तो हमें यहाँ पर कुछ लोगों को होश में रहने की जरूरत नहीं है उनका स्वागत करने के लिए। तभी अचानक से वो किसी चीज को देखने लगता है और देखकर डर जाता है और कहने लगता है कि बॉस पीछे मुड़कर देखिए। तभी उसका जो तीसरा बंदा होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम इतना अचानक से इतना क्यों घबराए हुए हो, जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया हो या फिर किसी ने कोई स्पेल वगैरह कर दिया हो तुम पर। और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि दो लोग उसके पीछे खड़े हुए होते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि हमारा डू यंग और जिनयांग होते हैं। और सभी के सभी लोग उसे घूरना चालू कर देते हैं और देखते हैं। वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम दोनों कौन हो और तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो। और तभी जिनयांग अपने साथी डू यंग से कहने लगता है कि तुम उस इलाके को संभालो और मैं इस इलाके के संभालूंगा। डू यंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए, अगर तुम उन्हें नहीं हरा पाते तो मुझे बुला लेना अपने पास। तभी ये बात सुनने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड उससे कहने लगता है क्या तुम बहरे हो क्या, तुमने सुनाई नहीं दिया कि मेरे बॉस ने अभी तुमसे क्या कहा। तभी दिखाया जाता है कि उनकी गर्दन तो उसकी बॉडी से गायब हो जाती है अगले ही पल। दिखाया जाता है कि उसने सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड को दोनों ने मार दिया। ये बात देखने के बाद जितने भी नशेड़ी होते हैं वो अपने अपने वेपन्स को समन करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जाओ और जाकर इन सभी लोगों को यहीं पर मार दो जो कि परेशानी खड़ी कर रहे हैं हमारे लिए। और तभी उनकी बैटल वहां पर स्टार्ट होती है। दोनों के दोनों अलग अलग पोजीशन चुनते हैं और जितने भी लोग सामने आते हैं उसके उन सभी को मारना चालू कर देते हैं झटके में, जो कि काफी ज्यादा डरावना सीन था। और जिनयांग ने सभी को मार दिया और वहां पर जो नॉर्मल लोग बचे हुए होते हैं उनके पसीने छूट जाते हैं सब देखने के बाद, और कहने लगते हैं कि ये बंदा कोई इंसान नहीं है बल्कि मैं एक मॉन्स्टर है, हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। और तभी जो सिस्टम होता है वो इसके बदले में 10 पॉइंट देने लगता है पर बंदे को मारने के बदले में, और इसी तरीके से वो आखिरी बंदे को भी यहाँ पर मार देते। इसको मारने के बाद डू यंग उससे पूछने लगता है जिनयांग मैंने तो यहाँ पर कई सारे एनिमीज को मार दिया, तुम्हारे बारे में क्या। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है जिनयांग ने तो वहाँ पर बारिश कर दी है भाई खून की। और अंदर के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ खड़ा हुआ होता है, वहाँ का लीडर लान गू मियाओ, जो कि कहने में लगा हुआ था कि आज यहाँ पर एक डिस्गस्टिंग गेस्ट हमारा आने वाला है, आखिरकार लाओ जीयू कहाँ पर है। तभी उसका साथी उससे कहने लगता है कि जो लाओ जी है वो आपके बर्थडे के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करने के लिए गया है, वो जल्दी वापस आ जाएगा और वो जल्दी आपको बहुत बड़ा सरप्राइज भी देगा। तभी उसकी वाइफ उससे कहने लगती है कि लाओ जी के पास वाकई में बहुत ज्यादा ट्रिक्स मौजूद हैं, हम उन्हें और ज्यादा थोड़ा बहुत टाइम तो दे ही सकते हैं कम से कम। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और कोई कहते हुए आ रहा होता है मिस्टर लाइन हमारे पास एक सिचुएशन है, किसी ने हमारे यहाँ पर अटैक कर दिया और हमारे लोगों को मारने में लगा हुआ है। ये बात सुनने के बाद उसका लीडर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और पता चलता है वहाँ पर एक धमाका होता है। इसको देखकर वो कहने लगता है किसकी हिम्मत, इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई है कि यहाँ पर परेशानी खड़ी करने में लगा हुआ है वो बंदा। और पता चलता है कि एक स्पेयर उसके छाते में घुस चुका है और वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। बड़ा हीरो बनना था ये। और वहाँ पर वो लोग उस धमाके से बचने के लिए अपनी पोजीशन में आ जाते हैं और तभी वहाँ पर जिनयांग का मास्टर आता है, उससे कहने लगता है कि काफी समय बाद मिले मैड डॉग। इसको देखने के बाद वो डाकू का लीडर काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि वो शेंगशी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो,
क्या तुम हॉलिंग रेंज में नहीं चले गए थे ऑलरेडी? क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए परेशानी करने के लिए वापस खड़ी करने के लिए वापस आ गए? तभी मास्टर कहने लगता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे जो डिसिपल्स हैं, वो रैंक 2 पर पहुंच चुके हैं और मैं यहाँ पर उन्हें प्रैक्टिस करवाने के लिए लेकर आया हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा इस बात को लेकर। ये बात सुनने के बाद वो डाकू लीडर गुस्साने लगता है, गुर्राते हुए उससे कहने लगता है कि तुम ओल्ड बास्टर्ड कहीं के, तुमने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी इस बार तो। और अपने सभी साथियों से अनाउंस कर देता है कि यहाँ पर जो भी इस बंदे को हिट करेगा या फिर मार देगा उसे मैं 100,000 सिल्वर दूंगा, यानी कि 100 से 1000 तक सिल्वर कॉइन दे दूंगा। ये बात वो सुनने के बाद एक दूसरे की तरफ देखना चालू कर देते हैं और सभी के सभी लोग इस बात से एग्री हो जाते हैं और वो अटैक करने के लिए वहाँ पर कूद पड़ते हैं उस पर। लेकिन उसके जो मास्टर है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो एक ही झटके में सभी के सभी मेंबर्स को काट कर रख देता है और मास्टर उससे कहने लगता है कि मैड डॉग, ये बात तो तुम भी जानते हो कि जो रैंक 2 के मेंबर्स है ये मुझे हरा नहीं सकते। ये हराने के तो छोड़ो, ये तो मुझे छू भी नहीं सकते। और तो और मैंने तुम्हारे लिए पहले ही रास्ता साफ कर दिया है। क्या कहते हो, हम लोग फाइट करें? ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में कपकपाने लगता है और अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि अब तुम भाड़ में जाओ। लेकिन वो जो मास्टर है वो अपने उस स्पेयर से उसकी टेक्निक को रोक लेते हैं और रोकने के बाद उस पर अटैक करते हुए दूर भेज देते हैं। जब उन दोनों की फाइट चली रही होती है तभी उस डाकू लीडर की जो वाइफ है वो उस पर पीछे से अटैक करने के लिए आ जाती है और जब वो पीछे से अटैक करती है तो हमारे मास्टर उसे देख लेते हैं और उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने में कामयाब रहते हैं और दोबारा से डिफ्लेक्ट करने के बाद उसको एक जोरदार वेपन से अटैक कर देते हैं, जिसके कारण वो लड़की और जो डाकू का लीडर होता है वो दोनों ही दूर जाकर गिरने लगते हैं। और इस तरीके से उन दोनों को जब चोट लग जाती है तभी उसका लीडर उससे कहने लगता है, होंगमियाओ, इस ओल्ड बास्टर के जो मूव थे वो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम दोनों को मिलकर एक साथ अटैक करना होगा और तुम्हें सावधान रहना होगा जब तुम उस पर अटैक करो। तभी उसकी वाइफ उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आखिरकार ये अकेला बंदा है और हम लोग दो, और हम दोनों के दोनों ही रैंक 3 पर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। हम इसे थका सकते हैं और थका कर हम इसे मार सकते हैं। ये बात सुनने के बाद वो मास्टर उससे कहने लगता है, वाह, तुम लोगों का प्लान तो वाकई में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं थक जाऊंगा, वो भी तुम्हारे अटैकों से? अगर ऐसी बात है तो तुम आकर ट्राई क्यों नहीं करते? दूसरी तरफ जिनयांग वहाँ पर दूसरे लोगों से फाइट करते हुए कह रहा होता है, मन में सोचते हुए कि मास्टर बस मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ आपके पास। और जिस तरीके से वो बाकी के नॉर्मल मेंबर्स को मारने में लगा हुआ है तो वो सभी के सभी चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि ये बंदा तो एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। और मास्टर ने उन दोनों की हालत तो वैसी बहुत तक पतली कर रखी होती है और दोनों के दोनों इतनी ज्यादा मार खाने के बाद कह रहे होती हैं। तभी उसकी वाइफ उससे बोलती है कि ये जो बास्टर्ड वाकई में रैंक 3 का बंदा है, आखिरकार हम दोनों मिलकर भी इस बंदे को क्यों नहीं हरा पा रहे? तभी वो मास्टर उससे कहने लगता है, क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था कि तुम मुझे बिल्कुल इतना थका दोगे कि मैं बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं बचूंगा और उस वक्त तुम जीत जाओगे? कम से कम अपने पर इतना तो विश्वास रखो कि तुम मुझे थकाने में कामयाब रहो। आ जाओ, वापस से अटैक करने के लिए आ जाओ। तभी पीछे से कोई स्वॉर्ड उसमें घुसेड़ देता है। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ये देखने के बाद जो लीडर होता है डाकुओं का वो खुश होने लगता है और उससे कहने लगता है कि ओल्ड बास्टर्ड, तुम और ज्यादा एरोगेंट हो लो। अब पता चला ना तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। जो बंदा उसके स्टेप करता है उस स्वॉर्ड से वो मूव फुल स्पीड में उन दोनों को बचाने के लिए उनके आगे आ जाता है। तभी वो मास्टर उसको देखता है तो घबराते हुए उससे कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वो बंदा उससे बोलने लगता है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा। और तभी इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम जुओ न्यान है और तो और ये अपर हॉल का डिसिपल है और हाउसंग हेल यानी कि इस मास्टर का पुराना स्टूडेंट और ये रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट है। तभी उसकी वाइफ वहां पर आती है, गैंग लीडर की वाइफ आगे आती है और उससे कहने लगती है कि ओल्ड बास्टर्ड, अब तुम्हें समझ में आया कि हमारी जो पावर है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब तुम हमें नहीं हरा सकते। अब मिस्टर जुओ की मदद से हमारे कई सारे अपोनेंट्स हमसे हारे गए और सीधी सी बात है कि हम लोग इसे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट भी करेंगे। हम जितने भी मार्शल आर्टिस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो जो भी चुराते हैं वो मिस्टर जुओ के ही चले जाते हैं। खैर, तुम्हारी किस्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा बेकार निकली ओल्ड मैन। मिस्टर जुओ को हमने यहाँ पर इनवाइट किया था मेरे हस्बैंड के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। तभी जो ओल्ड जुओ होता है वो उससे क्या लगता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और वो शर्माते हुए लड़की मुंह अपना बंद कर लेती है क्योंकि बहुत ज्यादा चपड़ करने में लगी हुई थी बहुत देर से। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि नियान, आप जानते हो कि तुम क्या करने में लगे हुए हो? तुम इन डाकुओं के साथ मिलकर मुझ पर अटैक कर रहे हो। तभी वह जुओ काफी उदास होता है, उससे कहने लगता है कि मैं अभी भी उस बात के लिए बहुत ज्यादा पछताने में लगा हुआ हूँ जब मैंने हाउसिंग हॉल को छोड़कर अपल हॉल में गया था। मिस्टर जू हमेशा वर्च्यू और मोरालिटी के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन जो भी ये कहते हैं उनका मतलब भी होता है और वे हमेशा बैंकिंग के बारे में सोचता रहता है, यानी कि अपनी बेटी के बारे में सोचता रहता है और जितनी भी अच्छी चीजें आती हैं वो बैंकिंग को दे देता है। लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जी जान लगा देते हैं उस चीज को हासिल करने के लिए, लेकिन सारी की सारी चीज बैंकिंग पर चली जाती है और उसके बाद हमें क्या मिलता है? बस तारीफ। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो बैंकिंग है वो उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है और उसके जो स्टूडेंट हैं वो उसके लिए कुछ भी नहीं। और जो रिसोर्सेज मुझे इसके द्वारा दिए जाते हैं, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि मैं नेक्स्ट रैंक पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ उनकी मदद से?
मैं बस उनके लिए इस्तेमाल करने वाला एक टूल हूँ और उनके द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करना है और उनके लिए रिसोर्सेस लेके आना है। और मास्टर, अभी अभी मैंने आपकी डांटेन को चोट पहुंचा दी थी अभी इस स्लैश के साथ, तो मुझे उम्मीद है कि तुम अपने क्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से वापस चले जाओगे और ऐसे प्रिटेंड करोगे जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। मैं आपसे भीख मांगता हूँ मास्टर। ये बात सुनने के बाद जो गैंग लीडर होता है वो गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मिस्टर जुओ, आप इसको यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ सकते और अगर आपने इसे यहाँ से जाने दिया तो आपका जो सीक्रेट है वो रिवील हो जाएगा। आपको बेवकूफ जैसी हरकतें करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसी को अभी के अभी मारना होगा क्योंकि ये अभी घायल है। ये बात सुनने के बाद वो मिस्टर जुओ उसकी स्वॉर्ड अपने इस लीडर पर रख देता है और कहने लगता है कि अब तुम फिर से कहकर देखो मेरे मास्टर को ओल्ड बास्टर्ड, तब मैं बताता हूँ कि आखिरकार तेरी गर्दन कहाँ पर होगी। तभी वो मास्टर उससे कहने लगता है कि नियान, तुम तो जानते ही हो कि मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता इन डाकुओं से। ये बात सुनने के बाद वो अपनी फायर लाइन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जुओ और तभी नियान उस पर अटैक करते हुए उसे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना इसके बारे में मास्टर। और जब वो अटैक करने में लगा हुआ होता है तो उसका अटैक वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और उसके मास्टर उसके अटैक को रोकने के लिए उस स्पेयर का इस्तेमाल करते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे डिफेंस वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है और इसके मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारते हैं और पंच के कारण जो जुओ होता है वो दूर जाकर गिरने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और तभी उसका मास्टर उस पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्लो हो बड़ी। लेकिन जो जुओ है वो अपनी स्पीड से उसके अटैक को डॉज करने में कामयाब रहता है और वापस से रिवर्स होकर अपने मास्टर पर अटैक करने लगता है और उसके कंधे पर अपनी स्वॉर्ड घुसेड़ देता है जिससे कि मास्टर को चोट लग जाती है। लेकिन घुसेड़ने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल नहीं पाता। उसका मास्टर अपने हाथों से स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और पकड़कर हंसने लगता है। ये देखकर वो नियान बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और उसका मास्टर हंसते हुए अपने सर को पीछे कर उसके सर में अपना सर भेड़ देता है। जोर से मारने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो छोटी मोटी ट्रिक से। और तभी उसके माथे से खून निकलने लगता है जो कि देखने में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था और उसका मास्टर तभी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट का इस्तेमाल करने लगता है, एनर्जी बीस्ट कह सकते हो, और कहने लगता है कि तुम्हारी जो मार्शल आर्टिस्ट है वो दिन ब दिन बेकार होती जा रही है नियान। जब तुम रैंक के 2 के मेंबर हुआ करते थे तुम उससे भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो अब तो। ये देखने के बाद जो गैंग लीडर की वाइफ होती है वो कहने लगती है कि जो ओल्ड बास्टर्ड तो अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है बिना अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किए बिना भी। तभी लीडर कहने लगता है कि हमें एक मौका ढूंढना होगा और एक मौके के साथ इसको यहीं पर मार देना होगा। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि अगर हम लोग इसको एक और बार चोट पहुंचा दे तो ये हिलने में नाकामयाब रहेगा। तभी अचानक से वो किसी चीज को नोटिस करता है क्योंकि कोई इस पे अटैक कर रहा होता है और वो उसकी वाइफ उसे देख लेती है और कहने लगती है कि घूमे आओ जरा देख कर। और पता चलता है कि उन दोनों पर किसी ने अटैक कर दिया है और वो दूर जाकर गिरते हैं उस अटैक के कारण। और वो खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर एक के बाद एक आए जा रहे हो। और तभी जिनयांग अपने मास्टर के पास आने के बाद कहने लगता है कि मास्टर अपन आगे गेला रे बिडो। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि जिनयान तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो और उससे पूछने लगता है जिनयान आखिरकार मास्टर ये बंदा कौन है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते उसे बताने लगता है कि जो लान गिमाओ उसने काफी ज्यादा क्राइम्स कमिट किए हैं, इसके बदले में तुम्हें अगर दूसरों की सोल को आराम पहुंचाना है तो तुम्हें इसे बंदे को मारना होगा। और बात करें लान होंगमियाओ की इसकी वाइफ के बारे में, इसने भी काफी ज्यादा विक्सीजी और बहुत ज्यादा क्रूल काम किए हैं। क्या तुम इसे मार कर लोगे, बहुत का बदला लोगे? और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं जो ट्रेटर जुओ नियान है इसने भी काफी ज्यादा इनका मदद किया है, क्या तुम इसको भी मार कर दूसरों के लिए इंसाफ करोगे? और तभी जो गैंग लीडर होता है वो देखने के बाद वहां से भागने लगता है और कहने लगता है कि पहले यहाँ पर एक मॉन्स्टर था और अब एक यंग मॉन्स्टर भी आ चुका है हमें मारने के लिए। जहाँ पर जिंदगी है वहीं पर होप है। तभी उसका मास्टर पहले तो बताने लगता है कि जो जुओ नियान है वो एक वक्त पर मेरा स्टूडेंट हुआ करता था लेकिन अब ये एक डाकू बन चुका है। तुम जल्दी से जाओ और उन 2 डाकुओं को मार दो जो कि यहाँ से भागने में लगे हुए हैं और मैं इस नियान को अपने हाथों से मारूंगा अपने तरीके से। दूसरी तरफ डुओ किंग को दिखाया जाता है, वह सभी को मारने के बाद काफी ज्यादा थक चुका होता है और कह रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द मास्टर और जिनयान के पास जाना होगा उनकी मदद करने के लिए। लेकिन वो किसी चीज को अपने पास आते हुए काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि मैं गैंग लीडर होता है। उससे कहने लगता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। लेकिन हमारा जो डुओइंग होता है वो वहाँ पर शौक में खड़ा ही होता है। तभी जिनयांग वहाँ पर पहुंच जाता है उसकी मदद करने के लिए, जिसको देखकर वो खुश हो जाता है। ये देखने के बाद वो दोनों के दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहने लगता है क्या तुम्हें इस रूल हमारी फाइट के रूल के बारे में नहीं पता? जब यहाँ पर बचने का रास्ता हो तो तुम्हें दूसरों को जिंदा छोड़ देना चाहिए। और तभी जिनयांग डुओइंग से कहने लगता है कि तुम इन दोनों को बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाने दे सकते क्योंकि ये इस गैंग का लीडर है और ये इसकी वाइफ। तभी जो डुओइंग है उससे कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है जिनयांग, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे लिए। तभी उसकी वाइफ चिल्लाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि हम इतनी आसानी से हार जाएंगे वो भी तुमसे? तुम अपनी किस्मत को इतना मत आजमाओ। और वो उससे कहने लगती है अपने लीडर से यानी कि अपने हस्बैंड से कि तुम उस ट्रिक का इस्तेमाल करो। और तभी वे अपने स्पेयर को फेंक देता है जिससे कारण वहाँ पर कई सारे स्पेयर एनर्जी आसमान से गिरने लगती है और दोनों के दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन जिनयांग वहाँ पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर सभी अटैक को रोक लेता है और तभी डुओइंग
कुछ चिल्लाते हुए बताने लगता है कि किस तरीके से वो उनको मारने जाना है और जितने भी वहाँ पर स्पेयर आए हुए होते हैं उन सभी को काट देता है डुओ यंग। और तभी वो लड़की जिनयांग की तरफ पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम हमारे ट्रैप में फंस गए हो, अब तुम्हें कोई भी नहीं फंसा सकता, चेकमेट। लेकिन जब वो अटैक करती है तो पता चलता है कि उसका एक भी अटैक उस पर टच नहीं कर पाती उसके स्वॉर्ड। दूसरी तरफ डुओ यंग इसको देखकर काफी तक घबरा चुका होता है, लेकिन जिनयांग को कुछ भी नहीं होता। लेकिन जिनयांग ने अपनी स्वॉर्ड उस लड़की की पेट में घुसेड़ दी होती है, वो भी पूरी की पूरी, और वो मरते हुए गिरते हुए कह रही होती है कि आखिरकार तुम्हें मेरे इस डैगर से चोट क्यों नहीं लगी, मैंने तो ऑलरेडी स्टेप कर दिया था, यानी कि मार दिया था तुम्हें डैगर से। और उसका हस्बैंड यानी कि गैंग लीडर वहां से भागता है अपनी जान बचाने के लिए और उससे कहने लगता है कि तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं अपना बदला तुमसे जरूर लूंगा। लेकिन डुओ यंग उसे नहीं छोड़ने वाला और फुल रफ्तार में जाते हुए फटाक से उसकी गर्दन काट देता है। जब वो गर्दन काटने वाला ही होता है तब वो डाकू अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, हमने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा और तुम हमारे लिए परेशानी क्यों खड़ी करने में लगे हुए हो। तभी पीछे से जिनयांग आता है, उससे कहने लगता है कि जो बीफिंग विलेज के जो लोग थे उन्होंने तुम्हें गुस्सा दिलाया, तुम्हारे साथ कुछ किया था। ये बात सुनने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है और उससे कहने लगता है कि तुम किस विलेज के बारे में बात कर रहे हो। और तभी अचानक से उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है वो, और पता चलता है कि और कुछ नहीं बल्कि मैं हमारे जिनयांग ने उसी की डैगर से, उसकी वाइफ की डैगर से उसकी गर्दन को काट दिया होता है और उसके गर्दन से खून निकलने लगता है जैसे कोई नदी बहने में लगी हो। और तभी सिस्टम उसे इसे मारने के बदले में 400 पॉइंट्स दे देता है और इसकी वाइफ को मारने के बदले में भी 400 पॉइंट दे देता है और दोनों के दोनों यहीं पर मारे जाते हैं। तभी डुओ यंग उसके पास आता है, उससे कहने लगता है कि आखिरकार जिनयांग मुझे ये बताओ कि आखिरकार जब तो इसने तुम्हें स्टेप किया था तुम बचे कैसे, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई लेजेंडरी आर्मर था। और तभी वो अपनी जेब से कुछ निकालता है और पता चलता है कि ये तो वही कॉइन है जो कि उसे उस लड़की के द्वारा दिया गया था। इसे देखकर वो काफी ज्यादा सन्नाटे से भर जाता है और कुछ भी नहीं कहता और जिनयांग से कहने लगता है कि जल्दी सुबह होने वाली है और जिनयांग भी एग्री होने लगता है। और तभी अंदर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा लंबी रात थी और दोनों के दोनों काफी देर तक फाइट करने के कारण थक चुके होते हैं, लेकिन खासकर जुओ। और तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार मैं क्या मिस कर रहा था। तभी जो जुओ होता है उससे कहने लगता है कि आखिरकार मास्टर आप क्या कहने में लगे हुए हो। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि मुझे अभी अभी याद आया, अभी अभी मुझे एक नई चीज पता चली है, ये तुम्हारे लिए बेटर ही होगा कि तुम्हें उसके बारे में ना पता चले तो। और मेरी बात ध्यान सुनो नियान, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आखिरी अटैक करने की जितनी पावर बची हुई है, तो जल्दी से आओ और देखते हैं इस फाइनल अटैक के बाद कि कौन जीतता है और कौन हारता है। और तभी वो भी उस पर कूद पड़ते हुए उससे कहने लगता है कि मास्टर मैं आप पर अटैक करने के लिए आ रहा हूँ। और तभी अपनी पुरानी यादों के बारे में याद करने लगता है किस तरीके से उसे उस हॉलैंड क्रिंज के पास बुली किया जाता था और जब वो कहीं पर कुछ मांगने जाया करता था खाने पीने के लिए, मतलब जो लोग थे उसे परेशान किया करते थे हर वक्त। और इतना ज्यादा परेशान होने के कारण एक बात ऐसा आता है जब मिस्टर वू वहाँ पर आते हैं और उसका कटोरा उठाकर उसे देने लगते हैं और वो इस बंदे से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। और तभी वो छोटा सा बच्चा अपना नाम बताता है और कहने लगता है कि मेरा नाम जुओ नियान है। और इसी सरप्राइज के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट। अपना ख्याल रखिएगा गाइस।